थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारी कहानी पसंद करने के लिए। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जज्बात कमेंट में जरूर लिखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज अधिकारियों ने अस्वाभाविक रूप से दया दिखाई और प्रत्येक व्यक्ति को गहरे रंग का स्टीम बन दिया। फिर भी कई दिनों तक बिना तेल और पानी के रहने के बाद उनके पेट में लगातार गुड़गुड़ाहट होती रहती थी। ली राउर का घायल हाथ कसकर मुट्ठी में बंधा हुआ था, उसकी उंगलियां उसके शरीर में घुस गईं और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। जू ने देखा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ थी और उसे याद आया कि कैसे मो परिवार के लोगों ने उन्हें घेर लिया था। जू अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। उसने धीरे से ली राउर को याद दिलाया, राउर, उस दुष्ट महिला से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। आइए भविष्य में उन्हें उकसाए नहीं। ली राउर ने जू की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। वह वास्तव में इस मां से कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, जो केवल अपने भाग्य को त्यागना जानती थी। उसने अपना सिर घुमा लिया, आंखें बंद कर ली और आराम करने का नाटक करने लगी। उसका मन है झिरन को आग जलाने में मदद करने के लिए मोजियुए के चूल्हे के पास बैठने के दृश्य से भर गया था। वह उन्हें दूर से देखती रही। हालांकि उन्होंने बातचीत नहीं की, सामंजस्यपूर्ण युगल दृश्य ने वास्तव में उसे चौंका दिया। जिस क्षण से ली राउर ने पहली बार मोजियुए पर नजर डाली, जब उसने एक चौंके हुए घोड़े को रोका, वह सामान्य पुरुषों के विपरीत मोजियुए की आभा से गहराई से आकर्षित हो गई थी। बेशक वह ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर के रूप में मोजियुए की स्थिति के प्रति भी आकर्षित थी। मोजियुए से शादी करने की उसकी इच्छा समय के साथ मजबूत होती गई। इतना कि जब उसे पता चला कि हे झिरन ने मोजियुए से सफलतापूर्वक शादी कर ली है, तो उसने चाहा कि वह खुद उनकी शादी को बर्बाद कर सके। मोजियुए अब दाशुन में सबसे कम उम्र के ड्यूक नहीं थे, और कारण ने उन्हें बताया कि चाहे वह आदमी कितना भी अच्छा दिखने वाला क्यों न हो, वह उनके लिए अच्छा मैच नहीं होगा। कुछ दिनों के निर्वासन ने ली राउर को इस तरह के अनिश्चित जीवन से भयभीत कर दिया था। उसकी वर्तमान दुर्दशा को बदलने का एकमात्र तरीका यहां से दूर चले जाना था। मो परिवार के लोगों के भरपेट खाने के बाद हे झिरन सभी को रात होने से पहले नमक डालने और बची हुई मछलियों को संरक्षित करने के लिए ले गया। उन्होंने उन्हें घास की रस्सियों से बांध दिया और लकड़ी की गाड़ियों के चारों ओर लटका दिया। व्यस्त काम खत्म होने के बाद आसमान में अंधेरा छा गया और मो, फैंग और जी परिवारों ने तंबू लगा दिए। झिरान ने जो तंबू डिजाइन किया था उसमें 2 लोग बैठ सकते थे। भाभियां चुपचाप तंबू साझा करने के लिए साथियों की तलाश करती रहीं। ओल्ड लेडी मोमो हन्यू के साथ रहीं। निस्संदेह हे झिरन और मोजियुए ने एक तंबू साझा किया। संतरी ड्यूटी पर तैनात लोगों के अलावा अन्य अधिकारी भी मो परिवार के उदाहरण का अनुसरण करते हुए तंबू में घुस गए थे और ली परिवार उदास होकर देख रहे थे। उनके दिलों में अनाम आग और भी तेजी से जल रही थी। जब उन्हें एक ही आदेश के तहत निर्वासित किया गया तो उनके साथ व्यवहार में इतनी बड़ी असमानता क्यों थी? ली यूएर और ली रुए ने ली लियान की बाहों को दोनों तरफ से गले लगाया और लगातार आंसू पोंछते रहे। पिताजी, मैं बाहर सोना नहीं चाहता। सुबह मेरे कपड़े ओस से भीग जाते हैं। पिताजी, क्या आप कृपया उन अधिकारियों से हमें उस जैसा तंबू देने के लिए विनती कर सकते हैं? यह देखकर ली लियान पहले से ही दुखी थे। अब उसे अपनी बेटियों के हिलने डुलने से चक्कर आने लगा और चिढ़कर उसने डांटते हुए कहा, अगर तुम्हें तंबू में सोना है तो खुद ही एक तंबू मांग लो। मुझमें वह क्षमता नहीं है। अगर बहनों में इतनी हिम्मत होती तो उन्हें यहाँ अपने पिता से गुहार लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? अस्वीकृत, वे अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए केवल अपने आंसुओं का उपयोग कर सकते थे, एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ली मैडम का दिल अपनी बेटियों के लिए दुखता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि भले ही वह उन अधिकारियों के सामने घुटने टेक दे, लेकिन वे उन्हें दान में टेंट नहीं देंगे। उसने जल्दी से अपनी बेटियों को सांत्वना देने के लिए एक तरफ खींच लिया। वही दृश्य हे परिवार में सामने आ रहा था, जब वे हे जीवान के चारों ओर भीड़ लगा रहे थे और उससे अधिकारियों से तंबू पाने का रास्ता ढूंढने के लिए कह रहे थे। इस समय हे जीवान का दिमाग बहुत स्पष्ट था। वह जानता था कि यह असंभव है, इसलिए उसने सीधे उन पर ठंडा पानी डाला। मो परिवार के लोगों ने तेल का कपड़ा खरीदा और उन तंबुओं को खुद बनाया। यदि आप उन्हें चाहते हैं तो अपना खुद का खरीदने के लिए चांदी का उपयोग करें, फिर उनसे तंबू बनाना सीखें। उनके शब्दों ने हे परिवार को चुप करा दिया, जिससे वे अवाक रह गए। यदि उनके पास चांदी होती तो वे हर दिन काले बंस को क्यों कुतरते? उनके पास न केवल चांदी और तंबू की कमी थी, बल्कि मछली पकड़ने के कौशल की भी कमी थी। उपयोग के पहले दिन के बाद टेंट को सभी से अनुमोदन प्राप्त हुआ। अधिकारियों सहित उन्हें यह पहली बार महसूस हुआ कि कैदियों को ले जाना कोई बुरा कर्तव्य नहीं था।
वह झिरन मो जियुए के साथ अकेले रहने से अपरिचित नहीं थी, इसलिए उसे अब कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। उसके बगल में स्थिर सांसों को सुनकर जीरन की चेतना अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। ताओबाओ में दुकानें पहले ही पूरे एक दिन के लिए खुली थी। इतने प्रकार के माल की सूची बनाने के बाद वह स्वाभाविक रूप से बिक्री के आंकड़ों की जांच करना चाहती थी। जैसे ही उसने ताओबाओ पेज खोला, एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। स्टोर में सफलतापूर्वक बेची गई वस्तुएं आय स्वचालित रूप से एलपे खाते में जमा हो जाती है। झिरन ने जल्दी से अपने खाते की शेष राशि की जांच करने के लिए क्लिक किया। उसने देखा कि उसके खाते में 7,500 युआन डाले गए थे। इस संख्या को देखकर वह झिरन थोड़ा भ्रमित हो गया। उसने अपने स्टोर में जो सबसे सस्ती चीज बेची वह 15,000 युआन की थी। यह 7,500 युआन किस बारे में था? अपने संदेह को दूर करने के लिए हे झिरन ऐप पर वापस गई और स्टोर के लेनदेन रिकॉर्ड की जांच की। इस आकस्मिक नजर ने उसे खून की उल्टियां करने की हद तक क्रोधित कर दिया। लेन देन रिकॉर्ड से पता चला कि उसके स्टोर में चांदी का हेयरपिन आज 15,000 युआन में सफलतापूर्वक बेचा गया था। जाहिर है, प्लेटफॉर्म ने स्वचालित रूप से बिक्री मूल्य से शुल्क के रूप में 10% काट लिया। लेकिन लिया गया शिपिंग शुल्क बिक्री मूल्य का 40% था, जो 6,000 युआन था। वह झिरन अपने दिल में कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। शिपिंग के लिए इतना अधिक शुल्क लेने वाली यह कौन सी काली दिल वाली डिलीवरी कंपनी थी? स्वेच्छा से बड़ा खर्च करने वाला अन्याय बनने के लिए वह झिरन केवल उत्तर ढूंढता रह सकता है। कुछ खोज के बाद अंततः उसे कुरियर कंपनी का नाम मिल गया, प्राचीन और आधुनिक एक्सप्रेस। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन नाम के शाब्दिक अर्थ को देखते हुए यह कुरियर कंपनी संभवतः प्राचीन और आधुनिक युग में माल परिवहन करने में माहिर थी। इसका मतलब यह था कि उसके जैसे अन्य प्रवासी भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे थे। हालांकि अन्य उपयोगकर्ता उसके लिए अप्रासंगिक थे। अभी वह झिरन सिर्फ यह जानना चाहता था कि शिपिंग शुल्क इतना महंगा क्यों है। सौभाग्य से वहां एक कंपनी सिंघावलोकन था। प्राचीन और आधुनिक एक्सप्रेस की स्थापना XXXX में हुई थी। व्यवसाय का दायरा सभी ट्रांसमाइग्रेटर जो ताओबाओ ऐप में स्टोर खोलते हैं। शुल्क उत्पाद की कीमत का 40%। किसी भी प्रश्न के लिए ग्राहक सेवा से संपर्क करें। उन्होंने झिरन ने निर्णायक रूप से ग्राहक सेवा से संपर्क करें बटन पर टैप किया। जल्द ही स्वरूपित पाठ की एक श्रृंखला स्क्रीन पर दिखाई दी। वह झिरन इसे ध्यान से पढ़ने में बहुत आलसी था। उसने टाइप किया, क्या शिपिंग शुल्क में छूट दी जा सकती है? ग्राहक सेवा आपके सामान को ग्राहकों तक समय और स्थान पर पहुंचाने की उच्च लागत के कारण कीमत में छूट नहीं दी जा सकती। हे झिरन, मेरे द्वारा खरीदे गए उत्पादों पर इतनी अधिक शिपिंग शुल्क क्यों नहीं है? ग्राहक सेवा अन्य व्यापारी विभिन्न शिपिंग चैनलों का उपयोग करते हैं। वह झिरन, उसने मान लिया। उसे ट्रांसमाइग्रेटर किसने बनाया? लालची हे झिरन ने तुरंत इस बात को स्वीकार कर लिया। किसी भी स्थिति में अंततः उसने ताओबाओ ऐप में आय अर्जित की। इसका मतलब था कि वह अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार कुछ आवश्यक वस्तुएं खरीद सकती थी। अपनी पहली आय के साथ झिरन ने सबसे पहले यहां सुरक्षा के बारे में सोचा। हालांकि उसके चिकित्सा कार्यालय में कई प्रकार की आग्नेयास्त्र संग्रहित थे, वह झिरन जानता था कि इन हथियारों को तब तक उजागर नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। आखिरकार वे लोगों के लिए अपरिचित थे और यदि वह उनका उपयोग करती तो उन्हें उनकी उत्पत्ति समझाने में कठिनाई होती। ताओबाओ में ब्राउज करने के बाद हे झिरान ने 2 मिनी स्लीव तीर खरीदने के लिए निर्णायक रूप से 1000 युआन खर्च किए। हालांकि इन वस्तुओं में आग्नेयास्त्रों के समान मारक क्षमता नहीं थी, लेकिन उनका लाभ उनकी छुपाने की क्षमता में था। भले ही वह उनका खुले तौर पर इस्तेमाल करती हो, इससे दूसरों के मन में संदेह पैदा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ जिज्ञासा होगी। खरीदे गए आस्तीन के तीरों से वह झिरन को थका हुआ महसूस हुआ। इसके अलावा ऑनलाइन स्टोर में अभी भी बहुत सारा सामान उपलब्ध था, इसलिए उसे दोबारा स्टॉक करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी चेतना वापस ले ली और सोने की तैयारी करने लगी। उसने सोचा कि यह एक घटना रहित दिन होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जब सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे, मो जियुए अचानक उठ बैठा। उसी समय हे झिरन को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह उसके नेतृत्व का पालन करती हुई अपने बिस्तर से आधी धीमी गति से उठी। ऐसा लगता है जैसे मैंने भेड़ियों की चिल्लाहट सुनी है, धीरे से बोलते हुए, मानो अपने फैसले की पुष्टि कर रही हो, हे झिरन ने कहा। हाँ, यह सचमुच भेड़ियों की आवाज है, मो जियुए ने उत्तर दिया, पहले से ही पर्दा उठाकर बाहर चल रहा था। हे झिरन उसके नक्शेकदम पर चल रहा था। इस बीच ड्यूटी पर तैनात गार्डों ने भी कुछ असामान्य देखा और चिल्लाया, बॉस, यह अच्छा नहीं है, वहां भेड़ियों का एक झुंड है।
बाहरी लड़ाई में अपने पिछले अनुभव के आधार पर हे झिरन को पता था कि भेड़िए आग से डरते थे। इसलिए अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत अपने स्थानिक भंडारण से शराब की 3 बोतलें निकाल ली। वह जीरन तेजी से निर्वासित कैदियों और आराम कर रहे गार्डों के चारों ओर दौड़ा। सभी गार्ड अपने तंबू से बाहर आ गए, अपने बड़े चाकू कसकर पकड़ लिए। हे झिरन और मो जियुए को छोड़कर अन्य कैदी डर के मारे एक साथ छिप गए। मो जियुए ने एक परिचित गंध पकड़ी और हे झिरान की हरकतें बंद होते देख सहज रूप से एक माचिस जलाई, जिससे उस शराब में आग लग गई जो उसने अभी अभी उनके चारों ओर डाली थी। आग की लपटें उठते ही भेड़ियों के झुंड ने उन्हें घेर लिया था। हालांकि उनके सामने आग की लपटों से बाधित होकर भेड़िए आगे नहीं आए और इसके बजाय बहुत दूर नहीं खड़े रहे, लगातार चिल्लाते हुए अपने पंजे जमीन में गड़ा दिए। हे झिरन और मो जियुए की पहली प्राथमिकता अपने लोगों की सुरक्षा थी। प्रज्वलित शराब से आग का घेरा बनाने के बाद वे जल्दी से अपने शिविर में लौट आए। बूढ़ी महिला मो ने मो हनियों को कसकर गले लगा लिया और अपनी आंखों में डर के साथ भेड़ियों के झुंड की ओर देख रही थी। भाभियां आपस में चिपक गईं, उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। माँ, भाभियां, हनियू, मैं और मेरे पति यहाँ हैं, डरो मत। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देंगे। मो जियुए को पता था कि आग अंततः बुझ जाएगी। उसने हे झिरन पर गहरी नजर डाली और गंभीरता से कहा, मैं बाहर जाऊंगा और उन भेड़ियों को भगाऊंगा। तुम यहीं रहो और हमारे परिवार की रक्षा करो। हालांकि हे झिरन को मो जियुए की क्षमताओं के बारे में अच्छी तरह से पता था। भेड़ियों की चिल्लाहट को देखते हुए वह बता सकती थी कि उनकी संख्या काफी थी। अपने कौशल के साथ भी बिना किसी हथियार के इतने सारे भेड़ियों से निपटना उसके लिए असंभव होगा। नहीं, हम साथ चलेंगे। मेरा विश्वास करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मो जियुए देख सकते थे कि बोलते समय हे झिरन की नजर कितनी दृढ़ थी। एक पल सोचने के बाद आखिरकार उसने मना नहीं किया। आप मेरे साथ आ सकते हैं, लेकिन आपको मुझसे 3 कदम से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। इस तरह अगर हमें कोई खतरा होता है तो मैं आपको समय रहते बचा सकता हूँ। ठीक है, झिरन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। उन दोनों ने तुरंत घर पर अपने परिवार के सदस्यों को आश्वस्त किया और अग्नि मंडल के बाहरी इलाके की ओर भाग गए। जैसे ही उन्होंने अग्नि चक्र को पार किया, हे झिरन के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसके हाथ में 2 छोटे आस्तीन वाले तीर दिखाई दिए। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जब मो जियुए ने उसकी ओर देखा, उसने सीधे मिनी स्लीव तीरों में से एक को उसकी ओर फेंक दिया और जल्दी से ऑपरेटिंग विधि समझा दी। हालांकि मो जियुए ने पहले कभी इतने छोटे और नाजुक क्रॉसबो तीर नहीं देखे थे, विभिन्न हथियारों के शौकीन होने के कारण उन्होंने जल्दी ही उनका उपयोग करना सीख लिया। वे दोनों कई दसियों मीटर दूर तक भागे और तभी रुके जब उन्होंने पुष्टि की कि आस्तीन के तीर भेड़ियों तक पहुंच सकते हैं। मो जियुए ने हे झिरन की पतली कमर को पकड़ लिया, हल्के से छलांग लगाई और उसे एक मजबूत पेड़ पर ले गया। पति और पत्नी को तुरंत उपयुक्त स्थान मिल गया और उन्होंने पूर्ण सामंजस्य के साथ भेड़ियों के झुंड पर गोली चला दी। उसी समय सरकारी अधिकारी पंख वाले तीरों से बचने वाले भेड़ियों से बचने के लिए बड़े चाकू लेकर आग के घेरे से बाहर निकल गए। आग के घेरे के अंदर जमीन पर साहसी लोगों को बड़ी चट्टानें मिली और उन्होंने उन्हें अपनी बाहों में पकड़ लिया। यदि कोई भेड़िया उनके रास्ते में आ जाता तो वे पत्थर फेंकने में संकोच नहीं करते थे। मिनी आस्तीन वाले तीर 10 पंखों वाले तीरों के साथ आए थे। कुछ ही समय में उन दोनों ने सारी बातें खत्म कर दी। वह झिरन ने तुरंत अपने दिमाग में अंतरिक्ष में प्रवेश किया, पर्याप्त संख्या में पंख वाले तीर खरीदे, उन्हें स्थापित किया और युद्ध में शामिल होना जारी रखा। भेड़ियों का झुंड अंततः हमले का सामना नहीं कर सका और अल्फा भेड़िए के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए सभी दिशाओं में भाग गया। आग से बची हुई धीमी रोशनी का लाभ उठाते हुए उन्होंने भेड़ियों की लाशों की जांच की और कम से कम 50 या 60 शव पाए। जब वे जमीन पर कूदे तो मो जियुए ने हे झिरन को उठाया। पेंग वांग तेजी से भागा और उसने अपने सामने भेड़ियों की कई लाशों को देखा, उसे अभी भी डर महसूस हो रहा था। मैं इतने लंबे समय तक एस्कॉर्ट अधिकारी रहा हूं और यह पहली बार है जब मुझे इतने बड़े भेड़िया झुंड का सामना करना पड़ा है। आज रात आप दोनों को धन्यवाद, अन्यथा हम सभी भेड़ियों के जबड़े में मर गए होते। पेंग वांग के शब्द अतिशयोक्ति नहीं थे। सरकारी अधिकारियों के रूप में अपनी क्षमताओं के साथ वे भेड़ियों के झुंड को तितर बितर करने में बिल्कुल असमर्थ होते। मो जियुए भावशून्य रहे, बस पेंग वांग की ओर थोड़ा सिर हिलाया और फिर हे झिरन को वापस जाने और अपने परिवार की स्थिति की जांच करने के लिए खींच लिया। तभी जी लिन के परिवार से एक चीख आई, लिन एर, मेरा लिन र चला गया है। वह झिरन और मो जियुए ने एक दूसरे पर नजर डाली और तेजी से भागे। पेंग वांग ने भी सरकारी अधिकारियों के साथ जल्दबाजी की। वास्तव में क्या हुआ?
जी लिन की माँ लव पहले से ही रो रही थी। पूछने पर उसने उत्सुकता से कहा, लिना गायब है। लाइनर, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ, अपनी माँ को मत डराओ। हालांकि उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। पेंग वांग ने जी परिवार के व्यक्ति जी मिन को गहराई से देखा। जब हम अभी भेड़ियों के झुंड को भगा रहे थे तो आप सब क्या कर रहे थे? जी मिन ने तुरंत समझाया, सर, हमें चिंता थी कि आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे, इसलिए हमने आपके पीछे चट्टानें पकड़ रखी थी और लगातार सतर्क रहते थे कि कहीं कोई भेड़िया घुसने में कामयाब न हो जाए। लव ने भी आवाज उठाई और कहा, लिंटर हमेशा मेरे साथ रहा है। लेकिन बाद में मेरे पति और छोटा भाई मदद के लिए गए और मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। मेरा ध्यान उन पर केंद्रित था, जिससे मैं लिन र को नजरअंदाज कर रही थी। लिनर, यह मेरी लापरवाही थी जो तुम पर नजर रखने में असफल रही। सिस्किया, सिस्किया। अधीरता से पेंग वांग ने डांटा, बस रोना बंद करो। अब लोगों को ढूंढना ही मायने रखता है। वह झिरन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे याद दिलाया, पेंग वांग, क्या हमें अन्य परिवारों से पूछना चाहिए कि क्या कोई और लापता है? यह सुनकर पेंग वांग जोर से चिल्लाया, हर कोई अपने अपने परिवारों की जांच करे और अगर कोई लापता है तो तुरंत रिपोर्ट करे। निर्वासितों का गायब होना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इससे उनके भगोड़े होने का संदेह पैदा होता है। एक बार जब कोई भगोड़ा किसी परिवार में प्रकट होता है तो पूरे परिवार को फंसाया जाएगा। पेंग वांग जैसे अधिकारियों को भी सुरक्षा में लापरवाही के लिए दंडित किया जाएगा। इसलिए कोई भी इस मामले में लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़ी महिला मो सबसे पहले बोली, मो परिवार से कोई भी लापता नहीं है। फैंग चुवानझोउ ने यह भी बताया, फैंग परिवार से कोई भी लापता नहीं है। आधिकारिक, ली राउर गायब है। ली युए जोर से चिल्लाई, उसका स्वर उत्तेजना से भी भरा हुआ था। ली युएर ने केवल घर पर अपनी कष्टप्रद सौतेली बहन की अनुपस्थिति के बारे में सोचा और उसका मूड तुरंत बेहतर हो गया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि भविष्य में उसके परिवार को इसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा। पेंग वांग का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया, मशाले जलाओ। भले ही हमें जमीन में 3 फीट तक खोदना पड़े, मेरे लिए उस व्यक्ति को ढूंढो। हाँ, अधिकारियों ने एकजुट होकर जवाब दिया और हाथ में मशाले लेकर ली राउर के निशानों की खोज शुरू कर दी। मो जीवे ने हे झिरन से फुसफुसाया, मुझे संदेह है कि झिलिन को ली राउर ने बंधक बना लिया था। हाँ, जब मैंने अभी अभी ली युए को चिल्लाते हुए सुना तो मुझे भी यही संदेह हुआ। उनकी अटकलें फिर से आम सहमति पर पहुंच गईं और वे चुप हो गए, इस बात पर विचार करते हुए कि ली राउर जी लिन को क्यों ले गए और वह कहां छिपी हो सकती है। न जाने मो जीवे क्या सोच रहा था, उसने हे झिरन को पेंग वांग के सामने खींच लिया। आधिकारिक, मैं और मेरी पत्नी उस व्यक्ति को ढूंढने में मदद करना चाहते हैं। पेंग वांग ने एक जोड़े के रूप में मो जीवे और हे झिरन पर बेवजह भरोसा किया और उनके चरित्र पर भी विश्वास किया कि वे अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर गुप्त रूप से भाग नहीं जाएंगे। इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। ठीक है, नतीजा चाहे जो भी हो, तुम्हें सुबह होने से पहले यहां लौट आना होगा। उनके जाने से पहले हे झिरन ने याद दिलाया, पेंग अधिकारी, कृपया मेरी सास, नंद और चाची का ख्याल रखें। चिंता मत करो। पेंग वांग ने सिर हिलाया, उन दोनों की ओर अपना हाथ लहराया और उनसे जल्दी से चले जाने का आग्रह किया। मो जीवे ने हे झिरन का हाथ पकड़ लिया और वे सबसे पहले उस स्थान पर पहुंचे जहां लव ने आखिरी बार झी लिन को देखा था। फिर उस स्थान से शुरू करके उनकी आंखों ने ध्यान से देखा, कोई निशान नहीं छूटा। साथ ही वे अपने मन में गणना कर रहे थे कि यदि उन्हें उस स्थान से प्रस्थान करना है तो भागने का सबसे लाभप्रद मार्ग और दिशा क्या होगी। यदि उनकी खोज नहीं की गई तो सबसे अच्छी दिशा वह होगी जहां अधिकारियों ने विश्राम किया था। अधिकारी आग के घेरे के बाहर थे और भेड़ियों के झुंड को रोक रहे थे। जब ली राउर जी लिन के साथ भाग गया तो वहां कोई नहीं था और कवर प्रदान करने के लिए तंबू थे, जिससे दूसरों की नजर से बचना आसान हो गया। अधिकारियों के तंबू के पास से गुजरता हुआ एक छोटा सा रास्ता सामने दिखाई दिया। रास्ते का अनुसरण करते हुए उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, सड़क के किनारे की घास को भी नहीं देखा। करीब 100 मीटर चलने के बाद आगे सड़क पर एक कांटा दिखाई दिया। वे दोनों चुपचाप अलग हो गए। हे झिरन बाईं ओर जा रहा था और मो जीवे दाईं ओर जा रहा था। कुछ ही कदम दूर वह झिरन नीचे बैठ गया और फटे कपड़े का एक टुकड़ा उठाया। मो जीवे जल्दी से पास आए और पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? उसने झिरन ने मो जीवे के सामने फटे कपड़े का हथेली के आकार का टुकड़ा रखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह जी लिन का रुमाल है। उसे अच्छी तरह याद है कि उसने आज सुबह झी लिन के सिर को छुआ था।
क्योंकि रेशम का रुमाल गहरे हरे रंग का था, वह इसे मनोरंजक बनाए बिना नहीं रह सकी। उसने मन में सोचा कि प्राचीन लोग वास्तव में बारीकियों पर ध्यान देते थे, यहाँ तक कि लड़के भी अपने सिर पर हरा रेशमी रुमाल पहनते थे। मोजीवे ने रेशम का रुमाल अपने हाथ में पकड़ लिया। चलो चलें, पीछा जारी रखें, उन्होंने कहा। वे दोनों छोटे रास्ते पर चलते रहे और अपनी खोज में और अधिक सतर्क हो गए। कहानी आधे घंटे पीछे चली जाती है। ली राउर ने देखा कि सरकारी अधिकारी भेड़ियों को भगाने के लिए आग के घेरे के बाहर भाग रहे थे। वह जानती थी कि यह उसका अवसर था। सुरक्षित रहने के लिए उसने ऐसी जगह से निरीक्षण करने का फैसला किया जहां बहुत सारे लोग हों। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंची जहां जी परिवार ने आराम किया था, उसने जी लिन को भीड़ के पीछे अकेले खड़ा देखा। इसलिए वह साहसपूर्वक उसके पास आई, जबरदस्ती उसका मुंह बंद कर दिया और बिना ध्यान दिए उसे भगा दिया। उसने जो भागने का रास्ता चुना वह वास्तव में वैसा ही था जैसा मो जियुए ने अनुमान लगाया था। यह सरकारी अधिकारियों के तंबू के पीछे था। ली राउर ने अपना एक हाथ उखाड़ दिया था, जिससे जी लिन को केवल एक हाथ से नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा जी लिन ने विरोध करना जारी रखा। इसलिए वह लापरवाही से एक तंबू में घुस गई, एक मोजा उठाया जिसे पहनने के लिए अधिकारियों में से एक के पास समय नहीं था, और उसे जी लिन के मुंह में ठूंस दिया। तीखी गंध ने जी लिन को क्षण भर के लिए चकित कर दिया। इसका फायदा उठाते हुए उसने एक रस्सी ढूंढी और जी लिन के हाथ और पैर अलग अलग बांध दिए। फिर उसने जी लिन को उठाया और तेजी से छोटे रास्ते की ओर भागी। जैसे ही वे सड़क के एक मोड़ के पास पहुंचे, यह स्पष्ट हो गया कि उनमें से एक रास्ते पर अधिक बार चला गया था। यह दर्शाता है कि इसका उपयोग अक्सर लोगों द्वारा किया जाता था। इस समय ली राउर को अन्य लोगों से सामना होने का डर था, इसलिए उसने निर्णायक रूप से कम पथ चिन्हों वाला रास्ता चुना। यह ठीक उसी क्षण था जब झीलिन ने अपने हेयरपिन को ढीला करने के लिए संघर्ष किया, जिससे रेशम का रुमाल जमीन पर गिर गया, जिससे हे झिरन और मो जियुए को बहुमूल्य सुराग मिले। ली राउर ने सोचा था कि छोटा बच्चा होने के कारण झीलिन का वजन ज्यादा नहीं होगा। हालांकि उसने अपनी शारीरिक शक्ति का बहुत अधिक अनुमान लगाया था। वह ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ी थी कि उसे थकावट महसूस होने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा और किसी के पीछा करने का कोई संकेत नहीं देखा, इसलिए वह जी लिन को ले गई और सड़क के किनारे झाड़ियों में छिप गई। उसने सोचा कि जब तक वे आज रात पकड़ से बच सकते हैं, सरकारी अधिकारी अपनी यात्रा जारी रखने की जल्दबाजी में उनकी तलाश छोड़ देंगे। उस समय जी लिन, यह छोटा बच्चा, किसी काम का नहीं होगा, और वह उसे अपराधियों के उस समूह के साथ रहने की पीड़ा से बचाते हुए सीधे परलोक भेज सकती थी। उसे कम ही पता था कि जब ली राउर अपने ही विचारों में खोई हुई झाड़ियों में बैठी थी, तो उसने कुछ ही दूरी पर कदमों की आहट सुनी। वह तुरंत सतर्क हो गई और जी लिन को जबरदस्ती अपने सामने खींच लिया। ली राउर को कहीं से एक नुकीला पत्थर मिला और उसने उसे जी लिन की गर्दन पर दबा दिया। यदि उसे खोजा गया तो वह जी लिन के जीवन का उपयोग उत्तोलन के रूप में करेगी, जिससे उसे निश्चित रूप से भागने का मौका मिलेगा। मो जियुए के पास असाधारण मार्शल आर्ट कौशल और उन्नत बोधगम्यता थी। जैसे ही वह झाड़ियों के बीच से गुजरा, उसने अपने कदम रोक दिए और तेजी से उस दिशा में देखने लगा जहां ली राउर छिपा हुआ था। अब तक पूर्वी आकाश में हल्की रोशनी का संकेत दिखना शुरू हो गया था। उसने झाड़ियों में स्पष्ट रूप से कुछ असामान्य चीज देखी। यह बिल्कुल जी लिन के कपड़ों का एक कोना था। ली राउर, एक बच्चे को उत्तोलन के रूप में उपयोग करना कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने झिरन ने बेरहमी से ली राउर के इरादों को उजागर किया। इस रहस्योद्घाटन ने न केवल ली राउर को आश्चर्यचकित कर दिया, बल्कि वह यह भी जानती थी कि वह अब छिप नहीं सकती। सफलतापूर्वक भागने के लिए उसने हे झिरन के प्रति महसूस किए गए गुस्से को दबाने के लिए संघर्ष किया। झिरन, मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे साथ कई गलत काम किए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि मुझे निर्वासित किया गया था। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। हमारी बहन को ध्यान में रखते हुए, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? यह असंभव है। इससे पहले कि हे झिरन जवाब दे पाता, मो जियुए ने ली राउर की याचिका को ठंडे स्वर में खारिज कर दिया। उसके दिल में हे झिरन के प्रति ली राउर की हरकतें बिल्कुल अक्षम्य थी। उसे अपने पिछले बहन के रिश्ते की कोई परवाह नहीं थी। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसे जाने देना एक बाघ को वापस पहाड़ों में छोड़ने जैसा होगा, जो भविष्य में परेशानियों की गारंटी देगा। मो जियुए ने पहले से उत्तर देने का कारण यह बताया कि वह चिंतित था कि हे झिरन उसके दिल को नरम कर सकता है। यदि ये शब्द हे झिरन की ओर से आए होते, तो ली राउर को ये अधिक स्वीकार्य लगते। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में उनका संघर्ष इस हद तक बढ़ गया था कि वापसी संभव नहीं थी। एक्सक्लेमेशन मार्क।
हालांकि जब ये शब्द मो जियुए के मुंह से निकले तो ली राउर को एक पल के लिए भी इसे स्वीकार करना मुश्किल हो गया। यह वही आदमी था जिसे वह कभी पसंद करती थी। वह ऐसी बातें कैसे कह सकता है? मो जियुए, क्या आप जानते हैं कि यह महिला आपसे शादी नहीं करना चाहती थी? उसे चिंता थी कि मो परिवार में शादी करने से वह भी आपकी 8 भाभियों की तरह विधवा हो जाएगी। वह शादी रद्द करने की रणनीति के लिए मेरे पास आने से नहीं हिचकिचाए। साथ ही वह हमेशा स्वार्थी और गैरजिम्मेदार रही है। ऐसी महिला आपकी सुरक्षा के लायक नहीं है। हालांकि मो जियुए ने हे झिरन के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन उसे पहले से ही उसके चरित्र की कुछ समझ थी और वह मो परिवार के साथ कैसा व्यवहार करती थी। मो जियुए की महिला होने के नाते अपने जीवन की कीमत पर भी उसकी रक्षा करना मेरे लिए स्वाभाविक है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मो जियुए के शब्दों से ली राउर पूरी तरह से उत्तेजित हो गया था। वह जी लिन की गर्दन पर पत्थर के नुकीले हिस्से को दबाते हुए धीरे से खड़ी हो गई। उसका अभी भी सूजा हुआ चेहरा और भी अधिक क्रूर लग रहा था। चूंकि यह मामला है, मैं और अधिक शब्द बर्बाद करने का इरादा नहीं रखता। मैं आपको 2 विकल्प देता हूं। पहले मुझे जाने दो। एक बार जब मैं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊंगा तो मैं इस बच्चे की जान बख्श दूंगा। दूसरा, यह कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे, हे झिरन ने ली राउर को ठंडे स्वर में टोकते हुए कहा। उसी समय कई सरकारी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। ली राउर को जी लिन को बंधक बनाते हुए देखकर उन्होंने उसे फटकार लगाई। ली राउर, क्या आप जानते हैं कि एक भगोड़े का क्या इंतजार है? ली राउर को इस समय अपने दिल में कोई डर महसूस नहीं हुआ। उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि यदि वह आज सफलतापूर्वक बच नहीं सकी तो उसे केवल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। हा, मुझे परवाह नहीं है कि मेरा क्या इंतजार कर रहा है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझे यह सब क्यों सहना चाहिए? जैसे ही वह बोल रही थी, उसने जोर से पत्थर के नुकीले हिस्से को जी लिन की गर्दन पर रगड़ दिया। जी लिन के कॉलर से खून बह रहा था। जी लिन अभी भी एक बच्चा था। दर्द को महसूस करते हुए वह सहज रूप से संघर्ष करने लगा। हालांकि जितना अधिक उसने संघर्ष किया, ली राउर के लिए अपनी ताकत को नियंत्रित करना उतना ही कठिन हो गया, जिससे उसका घाव और भी बड़ा हो गया। उसी समय ली राउर जी लिन को पकड़े हुए धीरे धीरे पीछे हट रहा था। यह देखकर हे झिरन और मो जियुए ने सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति की उपेक्षा की। उन दोनों ने अपनी भुजाएं उठाई और ली राउर के माथे की ओर 2 छिपे हुए तीर चलाए। पलक झपकते ही ली राउर का माथा 2 पंखों से छलनी हो गया और वो तुरंत पीछे की ओर गिर पड़ी। अपने तेज हल्केपन कौशल के साथ मो जियुए ने तेजी से छोटे लड़के को पकड़ लिया और फिर उसे दूर ले जाने के लिए मुड़ा। अपनी मूल स्थिति में वापस आकर झांग क्विंग ने जी लिन के मुंह में जो कुछ भी भरा था उसे निकालने के लिए आगे कदम बढ़ाया। परंतु जब उसने देखा कि उसके हाथ में क्या है तो वह तुरंत घृणित हो गया। ली राउर को यह बदबूदार मोजा कहाँ मिला? यह मुझे बीमार बना रहा है। 8वें बूढ़े झोऊ को लगा कि गंध कुछ परिचित थी। फिर उसने नीचे अपने पैर की ओर देखा, जिसने मोजे नहीं पहने हुए थे। ऐसा लगता है कि यह मेरा मोजा है। ओह! झांग क्विंग अब उल्टी करने की अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सका। खांसी, खांसी, खांसी। झो लाओ बा, आपके मोजे निश्चित रूप से जहरीले हैं। झांग क्विंग ने अपना असंतोष व्यक्त करते हुए खांसते हुए कहा। अपने बदबूदार मोजे उजागर होने के बाद विशेष रूप से हे झिरन के सामने झो लाओ बा को गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। सौभाग्य से इस समय सभी का ध्यान झो लाओ बा पर केंद्रित नहीं था। जी लिन के लाल चेहरे को देखकर हे झिरन यह निर्धारित नहीं कर सका कि यह सांस लेने में कठिनाई के कारण था या मोजों की बदबू के कारण। बहरहाल बच्चा निश्चित रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। इसके अलावा उसकी गर्दन पर पत्थर की खरोंच से घाव हो गया था। हालांकि यह बहुत गंभीर नहीं लग रहा था, लेकिन इसका तुरंत इलाज करना जरूरी था। इसलिए हे झिरन ने जल्दी से जी लिन के हाथों और पैरों को बांधने वाली भांग की रस्सी को खोल दिया, फिर उसकी कमर से पानी की थैली निकाली और उसे कुछ पानी पिलाया। अधिकारियों, हमें वह व्यक्ति मिल गया है। चलो जल्दी वापस आएं, उसने कहा। इतने सारे लोगों के सामने वह जी लिन को उसके घाव में मदद करने के लिए स्थानिक वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उन्होंने पहले ही पेंग वांग से वादा किया था कि वे सुबह होने से पहले लौट आएंगे, भले ही उन्हें वह व्यक्ति मिले या नहीं। यह सोचकर हे झिरन एक क्षण भी रुकना नहीं चाहता था। उसने जी लिन को उठाया और वापस चलने लगी। मो जियुए और झो लाओ बा लगभग एक साथ ही झिरन की बाहों से जी लिन को लेने के इरादे से दौड़े। झो लाओ बा मो जियुए से थोड़ा धीमा था और जी लिन को पहले ही मो जियुए ने गले लगा लिया था। फिर बिना पीछे देखे वह हे झिरन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा।
सामने खूबसूरत जोड़े को गाते और एक दूसरे के साथ गाते हुए देखकर झोउ लाओबा ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी और उन्हें परेशान करने से परहेज किया। हालांकि उसके दिल में नुकसान की अकथनीय भावना केवल उसे ही पता थी। ली राउर के शव को संभालने के लिए 2 अधिकारियों को छोड़कर बाकी लोग जल्दी से शिविर में वापस आ गए। पूरी यात्रा के दौरान हे झिरन ने सोचा कि ली राउर, इतनी दुर्भावनापूर्ण महिला की मृत्यु कैसे हुई। यह वास्तव में उसे आसानी से जाने दे रहा था, लेकिन यह अच्छा भी था, खुद को अनावश्यक परेशानी से बचा लिया। इसे शव के मूल मालिक से बदला लेने के समान माना जा सकता है। समूह शीघ्रता से शिविर में लौट आया। जी लिन को मो जियुए द्वारा वापस ले जाते देख जी परिवार के सदस्यों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब जी लिन ने अपने रिश्तेदारों को देखा तो उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए और उसने अपना छोटा हाथ लव की ओर बढ़ाया, उसे पकड़ना चाहा। लव रोते हुए पास आई और जी लिन को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही वह पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ था, लव ने अपना सिर घुमाया और जी लिन की गर्दन पर घाव देखा। लिन, तुम्हें चोट कैसे लगी? जल्दी बताओ माँ, तुम्हें किसने चोट पहुंचाए? सिसकना सिसकना सिसकना, मेरे बेचारे बच्चे, लव ने सदमे में कहा। लव का विस्मयादिबोधक सुनकर जी परिवार के सभी सदस्य जी लिन की स्थिति की जांच करने के लिए दौड़े। झिरन ने भीड़ को धक्का दिया और कहा, हर कोई चिंता मत करो, मेरे पास कुछ चिकित्सा सामग्री है, बच्चे को मुझे दे दो और मैं उसके घाव की देखभाल करूंगा। यह सुनकर लव को अन्य बातों की परवाह नहीं रही। उसने हे झिरन की बांह पकड़ ली और जाने वाली थी। हे झिरन, मुझे अपने साथ चलने दो, लव ने कहा। उन्होंने झिरन ने जी लिन की चोटों के इलाज के लिए स्थानिक वस्तुओं का उपयोग करने की योजना बनाई। वह किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे आने दे सकती थी। वह धीरे से बोली, तंबू के अंदर जगह छोटी है और यह हम तीनों के लिए भीड़भाड़ वाली होगी। इसके अलावा बाहरी घावों के इलाज में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं जल्द ही जी लिन को आपके पास लौटा दूंगी। हे झिरन की बातें सुनने के बाद लव को भी वे उचित लगी। उसने सावधानी से जी लिन को हे झिरन को सौंप दिया। तो फिर मैं तुम्हें परेशान कर दूंगी, उसने कहा। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। वह झिरन जी लिन को अपने तंबू में वापस ले गया। जी लिन हमेशा एक अच्छा व्यवहार करने वाला और समझदार बच्चा था। ली राउर से भयभीत होने के बावजूद वह नहीं रोया या अपने परिवार के सामने हंगामा नहीं किया। इसके अलावा वह समझ गया कि चाची उसके घावों का इलाज कर रही थी, इसलिए भले ही दर्द हुआ, वह रोया नहीं और दर्द सहन किया। झी लिन के दूर की ओर मुंह करके हे झिरान ने तुरंत उसके घावों की देखभाल की और उन पर पट्टी बांधी। जब वह जी लिन के साथ तंबू से बाहर आई तो झांग क्विंग ने पहले ही सभी को घटना के बारे में बता दिया था। यह सुनकर कि ली राउर ने जी लिन का अपहरण कर लिया है और भाग गया है, ली लियांग इतना क्रोधित हुआ कि वह लगभग बेहोश हो गया। उसने झू के चेहरे पर थप्पड़ मारा और गुस्से में उसे डांटा, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम किसी व्यक्ति पर नजर भी नहीं रख सकते और उसे भागने नहीं दे सकते। यह जानने के बाद कि ली राउर को मो जियुए और हे झिरान ने एक साथ काम करते हुए मार डाला था, झू लगातार रो रही थी, यहां तक कि उसका पीछा करने के बारे में भी सोच रही थी। ली लियांग द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बावजूद वह उदासीन रही, बिना किसी प्रतिक्रिया के आंसू बहाती रही। ली लियांग ने उसे इस तरह देखा और भी क्रोधित हो गए। उसने उस पर लात मारी, रो मत। ऐसी बेटी को जन्म देने के बाद तुम्हें किस मुंह से रोना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था जैसे झू को लात मारकर जगा दिया गया हो। उसने लापरवाही से एक आंसू पोंछा, उठ गई और अप्रत्याशित रूप से खुद को हे झिरन की दिशा में फेंक दिया। वो परिवार, मुझे मेरे राउर का जीवन वापस दे दो। मो जियुए और 8वें बूढ़े झोउ ने देखा कि हे झिरन खतरे में है और दोनों एक ही समय में झू को रोकने के लिए आगे बढ़े। केवल यह देखने के लिए कि 8वें बूढ़े झोउ ने झू के शरीर पर जमकर कोड़े मारे, जबकि मो जियुए ने उसे लात मारी, जिससे वह कई मीटर दूर उड़ गई। झू धूल उड़ाते हुए जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से एक और भर चमकीला खून निकला। यह स्पष्ट था कि वह लात से कितनी जोर से गिरी थी। ली परिवार का कोई भी सदस्य झू की दयनीय स्थिति देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। झू ने जोर जोर से सांस लेते हुए अपने पेट के निचले हिस्से को ढक लिया, केवल उसे दर्द से फिर से उठते हुए देखना। इस बार उसने हे झिरन पर दोबारा हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने नदी के किनारे की ओर भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पेंग वांग चिल्लाया, अपराधी नदी में कूदने की कोशिश कर रहा है, उसे रोको। कई अधिकारी तेजी से भागे। जैसे ही झू का एक पैर नदी पर था, उसे वापस ऊपर खींच लिया गया। झू नदी में कूदने में असफल रहा और तुरंत पागल हो गया। मुझे जाने दो, मुझे अपना राउर ढूंढने दो।
बोलते समय उसने उस अधिकारी को काटा जो उसका कॉलर पकड़ रहा था। अधिकारी को दर्द महसूस हुआ और उसने सहजता से उसे जाने दिया। होश में आने के बाद ही उसने उसे जोर से लात मारी, उसे तब तक लात मारी जब तक वह वापस गिर नहीं गई। मो जियुए की किक से जू को पहले से ही आंतरिक चोटें थी। अब फिर से गिरकर वह बेहोश हो गई। अधिकारियों ने जू को वापस ले जाने के लिए ली परिवार के सदस्यों को बुलाया। फिलहाल यह प्रहसन अस्थायी रूप से समाप्त हो गया है। पेंग वांग ने तुरंत निर्णय लिया। कैदियों का भाग जाना कोई छोटी बात नहीं थी। परिवार के सभी सदस्यों के अपराध एक स्तर तक बढ़ जाएंगे। जहां तक बातों की बात है, उनके और इन अधिकारियों के पास कोई अधिकार नहीं था। खासतौर पर तब जब ली परिवार की संपत्ति की जब्ती और निर्वासन का आदेश सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया था। ली राउर का अपराध शासक को धोखा देने के बराबर था। इतने बड़े मामले में पेंग वांग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत 8वें ओल्ड झो को 4 अधिकारियों के साथ भेजा ताकि ली परिवार के सभी सदस्यों को पुनः सुनवाई के लिए राजधानी वापस ले जाया जा सके। पेंग वांग का फैसला सुनकर ली परिवार के सदस्य तुरंत भावहीन हो गए। विशेषकर ली लियांग। 1 दशक से अधिक समय तक अदालत में घुलने मिलने के बाद वह यह कैसे नहीं समझ पाए कि निर्वासन के दौरान भागने वालों के अपराध एक स्तर तक बढ़ जाएंगे। इस बार राजधानी में वापस लाए जाने पर भले ही उनके पूरे कबीले का सिर नहीं काटा गया हो, उन्हें संभवतः आजीवन कारावास के आरोपों का सामना करना पड़ेगा। यह सोचकर ली लियांग के पैर नर्म हो गए। वह लड़खड़ाकर पेंग वांग के पास आया और जोर से जमीन पर घुटने टेक दिया। अधिकारी, कृपया दया दिखाएं और मेरे परिवार को एक बार बख्श दें। मैं आपसे विनती करता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं। इतने बड़े मामले में पेंग वांग संभवतः अपने दिल को कैसे नर्म होने दे सकता है, सिर्फ इसलिए कि ली लियांग ने उसे कई बार प्रणाम किया। आओ, ली लियांग को खींच कर ले जाओ। सामान पैक करो और तुरंत निकल जाओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कई अधिकारी आए और ली लियांग को लगभग खींचकर उनके मूल स्थान पर ले आए। पेंग वांग ने भयभीत ली परिवार के सदस्यों को जोर से आदेश दिया, उठो, मैं तुम सभी को राजधानी वापस भेज रहा हूं। निराश होकर ली लियांग को जबरन वापस ले जाया गया। वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानता था कि ली परिवार इस बार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 8वें ओल्ड झो और अन्य अधिकारी तैयार थे। यह देखकर कि ली परिवार के सदस्य हिलने डुलने में झिझक रहे थे, उन्होंने अपनी कमर से चाबुक निकाला और उन्हें चारों ओर घुमाया। ली परिवार को राजधानी शहर लौटने का डर था, लेकिन अधिकारियों के चाबुक से और भी अधिक डर था। शारीरिक पीड़ा से बचने के लिए वे केवल आज्ञाकारी रूप से राजधानी तक उनका अनुसरण कर सकते थे। सौभाग्य से पिछले कुछ दिनों में अपनी शुरुआत और समाप्ति के साथ वे इसे बहुत आगे नहीं बढ़ा सके। जब तक वे यात्रा में देरी नहीं करते, 8वें ओल्ड झो और अन्य 4 से 5 दिनों में वापस लौट सकेंगे। पेंग वांग ने बस सभी को 8वें ओल्ड झो और अन्य लोगों के वापस आने तक इंतजार करने का आदेश दिया। ली परिवार का नतीजा देखकर सभी ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में भागने की योजना नहीं बनाई जा सकती। इससे न केवल उनके परिवार फंसेंगे बल्कि कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। ली राउर एक प्रमुख उदाहरण थे। वह मर गई, लेकिन इतना काफी नहीं था, वह अपने साथ पूरे परिवार को भी खींच ले गई। जब तक ली परिवार के सदस्य सभी की दृष्टि रेखा से ओझल हो गए, तब तक आकाश पूरी तरह से उज्ज्वल हो चुका था। जब हे झिरन और मो जियुए अपने कैंपसाइट पर लौटे तो उनकी भाभियों ने पहले ही नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया था। इस शरीर को मूल मालिक द्वारा शारीरिक रूप से अधिक प्रशिक्षित नहीं किया गया था, इसलिए यह कमजोर था। वह झिरन अब बहुत थका हुआ महसूस करते हुए जोर जोर से हौंफने लगा। भले ही वह अपनी भाभियों की मदद करना चाहती हो, लेकिन संभवतः उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। बूढ़ी महिला मो ने उसकी स्थिति देखी और तुरंत कहा, हे शी ने पहले से ही झी लिक्सिन की खोज में कड़ी मेहनत की है। नाश्ते के लिए आपको मदद के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी भाभी को चीजों का ख्याल रखने दें। अब से हमें भोजन और कपड़ों के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। उन्हें और अधिक प्रशिक्षित करने दीजिए। उसने झिरन ने भी अपने आप पर कोई दबाव नहीं डाला, तो फिर मैं माँ की बात मानूंगी। थोड़ा आराम कर लूंगी, मैं सचमुच बहुत थक गई हूँ। जैसे ही वह बोली, उसने पहले ही अपनी मुठ्ठियां उठा ली थी और लयबद्ध रूप से अपने कंधों पर मुक्का मारा था। मो जियुए ने यह देखा और पूछने के लिए आगे बढ़े, क्या आपको मदद की जरूरत है? अभी हे झिरन को वास्तव में एक मालिश की आवश्यकता थी। क्या तुम्हें मालिश करना आता है? मो जियुए ने सहजता से अपने हाथों की ओर देखा। मैं कोशिश कर सकता हूँ। मधुमेह हमेशा के लिए याद रखें। सोने से पहले करें ये काम। कार्दशियन की लड़ाई जिसने दुनिया को चौंका दिया। बूढ़ी महिला मो ने तुरंत अपने बेटे की ओर से बात की। हमारा जियुए मालिश करने में सबसे अच्छा है।
उसके पिता अक्सर युद्ध में रहते थे, जिससे उसका शरीर समस्याओं से भरा रहता था। जियुए ने बचपन से ही अपने पिता की मालिश करना सीख लिया था। थोड़ी अधिक ताकत लगाने के अलावा यह काफी अच्छा है। उसने झिरन ने मो जियुए की ओर अविश्वास में अपनी भौं उठाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास यह कौशल होगा। मो जियुए को उसकी पत्नी ने चिढ़ाया और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसे कुछ भी अजीब नजर न आए, इसके लिए उसने पहले ही अपना सिर नीचे कर लिया था और हे झिरन के पीछे आ गया। उसके तेज और लंबे हाथ उसके कंधों पर रखे हुए थे और बहुत ही कुशलता से उन्हें मसल रहे थे। केवल कुछ ही सानने के बाद मो जियुए आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। भविष्य में और खाओ, तुम बहुत पतले हो। यह सिर्फ हड्डियां हैं। मैं ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत भी नहीं करता। मैं कहाँ पतला हूँ। मुझे लगता है कि यह अच्छा है। मूल मालिक की आकृति के लिए वह झिरन काफी संतुष्ट था। हालांकि वह कुल मिलाकर पतली दिख रही थी, लेकिन जो हिस्से भरे होने चाहिए थे वे प्रचुर मात्रा में थे। उसकी पिछली दुनिया में हर कोई इस तरह की आकृति से ईर्ष्या करता होगा। अभी भी बहुत पतला है। मो जियुए ने ऐसा सोचना जारी रखा। वह झिरन जवाब देने ही वाली थी कि उसने पेंग वांग को झांग क्विन के साथ आते देखा। मो जियुए को हे झिरन की मालिश करते देख पेंग वांग का दिल उन्हें चिढ़ाने के लिए मचल उठा। यो, आप छोटे जोड़े काफी सामंजस्यपूर्ण हैं। उनके शब्दों पर मो जियुए का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो इन लोगों के जाने के बाद भी मालिश बंद करके जारी रखना चाहता था। हालांकि हे झिरन का आनंद देखकर वह रुकना बर्दाश्त नहीं कर सका। इस प्रकार उसके हाथ एक पल के लिए भी बिना हिले डुले उसके कंधों पर टिके रहे। झिरन को ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत है। इसके अलावा उसने यह नहीं देखा कि मो जियुए शर्मिंदा था। अच्छा लग रहा था, रुकना मत। तभी मो जियुए ने प्रतिक्रिया दी। जब वह अपनी पत्नी की सेवा करता रहा तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने झिरन को एक बार फिर अपने शरीर को आराम से शिथिल महसूस किया। तभी उसकी नजर पेंग वांग पर पड़ी। आधिकारिक पेंग, क्या आप किसी चीज के लिए आए थे? मम्मा, मैंने उन सभी भेड़ियों को वापस लाने के लिए लोगों का नेतृत्व किया। ठीक 50 पर। मैं सोच रहा था कि इनमें से अधिकांश भेड़ियों को आप दोनों ने मार डाला था। इसलिए मैं यह पूछने आया था कि आप उनके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं। उसे ही झिरन को अचानक एहसास हुआ। यदि पेंग वांग ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो वह कल रात भेड़ियों को मारने के बारे में लगभग भूल गई होती। जब पेंग वांग ने उससे पूछा कि उसने इसे कैसे संभाला, तो हे झिरन बहकावे में नहीं आई और अपनी वर्तमान पहचान को नहीं भूली। पेंग वांग एक सभ्य अधिकारी हैं जिन्होंने उनकी इच्छाओं पर विचार किया। यदि यह उन बेईमान अधिकारियों में से एक होता तो उन्हें इसकी परवाह नहीं होती कि भेड़ियों को किसने मारा। वे उन्हें चांदी के बदले शहर में ले जाते थे। क्या यह उनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा? इसलिए वह झिरन आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने वापस पूछा, अधिकारी पेंग क्या करने की योजना बना रहा है? पेंग वांग ने हाथ फैलाए और सच बताया। अगर यह अतीत में होता तो इतने सारे भेड़ियों को मारने के बाद मैं यह नहीं सोचता कि इसका श्रेय किसका था। मैं उन्हें चांदी के बदले सीधे शहर में ले जाता। यह सुनकर हे झिरन और मो जियुए को लगा कि यह काफी ईमानदार है। सच कहूं तो वे इन अधिकारियों के अधीन केवल निर्वासित अपराधी थे जो उनकी दया पर जीवित थे। पेंग वांग के लिए उनसे यह कहने का मतलब था कि वह अब उन्हें अपराधियों के रूप में नहीं देखता। इस प्रकार का व्यक्ति निश्चित रूप से मित्रता के लायक था। वास्तव में जब पेंग वांग ने यह प्रश्न पूछा तो हे झिरन के मन में पहले से ही एक योजना थी। अब जब वह पेंग वांग के विचारों को समझ गई तो वह पीछे नहीं हटी। अधिकारी पेंग, भले ही आप पैसे के बदले भेड़ियों को शहर में ले जाएं, आपको शायद बहुत कुछ नहीं मिलेगा, है ना? पेंग वांग ने सिर हिलाया। पिछले साल हमने सड़क पर 2 जंगली भेड़ियों को मार डाला। हम उन्हें शहर में ले गए और प्रत्येक को 1 या 2 टन चांदी मिली। उसने झिरन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। आप भेड़ियों को फर की दुकान में ले गए? हाँ, फर दुकान के मालिक ने कहा कि कोई भी भेड़िए का मांस नहीं खाता है, इसलिए उसने उन्हें केवल फर की कीमत पर खरीदा। दरअसल पेंग वांग को लगा कि प्रति भेड़िया 1 या 2 टेल्स काफी अच्छा है। आखिरकार यह मुफ्त का पैसा था और वो इससे कम के बारे में शिकायत नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने कल रात बहुत सारे भेड़ियों को मार डाला था। 1 या 2 टेल्स पर वे अभी भी 50 टेल्स प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने आंशिक रूप से उन दोनों के प्रति सम्मान के कारण इस पर चर्चा की और आंशिक रूप से यह सोचकर कि यदि वे उसके प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं तो वह उन्हें बाद में चांदी बांटने के लिए कह सकते हैं। हालांकि हे झिरन के रवैये को देखते हुए वह चांदी के बदले भेड़ियों को फर की दुकान में ले जाना स्वीकार नहीं कर रही थी।
अगर मैं इन भेड़ियों को और अधिक मूल्यवान बना सकता हूं, तो क्या अधिकारी पेंग तैयार होंगे? मैं इच्छुक क्यों नहीं होऊंगा? पेंग वांग ने बिना सोचे उत्तर दिया। सकारात्मक उत्तर पाकर वह झिरन तुरंत उत्साहित हो गया। आरामदायक मसाज के लिए इंतजार करना होगा। वह अचानक उठ खड़ी हुई। आइए अब भेड़ियों पर कार्रवाई करें। मो जियुए भी उत्सुक थे कि कैसे वह झिरन भेड़ियों को अधिक लाभदायक बना देगा। तो वह भी उसके पीछे पीछे चला। उन्होंने झिरन ने जी परिवार और फैंग परिवार के लोगों को बुलाया। फिर उसने पेंग वांग की ओर देखा। प्रथम अधिकारी पेंग, हमें इन भेड़ियों की खाल उतारने की जरूरत है। यह सुनकर पेंग वांग ने पहले ही हे झिरन की योजना का अनुमान लगा लिया था। वह भेड़िए की खाल को अलग से बेचेगी। एक पेल्ट अभी भी एक तेल में बिक सकता है, लेकिन भेड़िए का मांस बेकार था। उसने जो अतिरिक्त लाभ बताया वह कहां से आएगा? भले ही उसे समझ नहीं आया, फिर भी उसने हे झिरन का समर्थन करना चुना। वह देखना चाहता था कि यह महिला बेकार भेड़िए के मांस को खजाने में कैसे बदल देगी। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपने खंजर निकालकर हे झिरन को सौंप दें। उसने झिरन ने लापरवाही से एक खंजर उठाया और चतुराई से पिछले पैरों से एक भेड़िए की खाल उतारना शुरू कर दिया। यह देखकर मो जियुए ने भी मदद के लिए एक खंजर उठाया। जी और फैंग के लोगों ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया और काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने झिरन को याद दिलाया कि सावधान रहें कि खालों को नुकसान न पहुंचे, अन्यथा वे कम चांदी में बेचेंगे। साहसी महिलाएं भी मदद के लिए आगे आईं। नाश्ते के समय तक उन्होंने भेड़ियों की 20 खालें उतार ली थी। ली परिवार को पुनर्नियुक्ति के लिए राजधानी वापस भेजे जाने के साथ हे परिवार निर्वासितों के बीच और भी अधिक प्रतिष्ठित हो गया। जैसे ही उन्होंने अपने काले तिल के बंस खाए, हे परिवार ने दूसरों को एक साथ काम करने में व्यस्त देखकर ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। यहाँ तक पहले मो परिवार का विरोध करने पर पछतावा भी हुआ। अब वे उन घुटते हुए काले बंस को कुतरने में फंस गए थे और पूरी तरह से बहिष्कृत हो गए थे। वास्तव में मो, फैंग और जी परिवार इस तरह घूरने के आदी थे और उन्होंने हे परिवार को नजरअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि उन पर नजर भी नहीं डाली। अधिकारियों के पास हे परिवार को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, विशेष रूप से ली राउर के साथ जो हुआ उसके बाद सतर्क थे। उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया कि जब भी वे देखें तो वे सभी मौजूद थे। हे परिवार के विपरीत अन्य 3 परिवारों का व्यवहार बिल्कुल अलग था। हालांकि उनके भोजन की तुलना उनकी पूर्व विलासिता से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वे निर्वासन यात्रा के दौरान यह खाना खाकर बहुत संतुष्ट थे। अन्य परिवारों और अधिकारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को देखकर और यहाँ तक सुगंधित भोजन का आनंद लेते हुए हे परिवार की आंखें ईर्ष्या से जल उठी। लेकिन हर किसी को ऐसी घूरने की आदत हो गई थी और उन्होंने सीधे तौर पर उन्हें नजरअंदाज करना चुना। नाश्ते के बाद यह देखकर कि वे लोग अब स्वतंत्र रूप से भेड़ियों की खाल उतार सकते हैं, हे झिरन ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और किसी और काम में व्यस्त हो गया। उसने महिलाओं को बुलाया और उन्होंने भेड़िए के मांस को अंगूठे मोटी पट्टियों में काट दिया, फिर चुपचाप अपने स्थान से कुछ मसाला निकाला और उसे मैरिनेट करना शुरू कर दिया। मांस को मैरिनेट करने के दौरान बाकी महिलाएं उसे काटती रहीं। वह झिरन मो जियुए को नदी के किनारे ले गया। अगर उसे ठीक से याद है, जब वह कल नदी के किनारे पानी भर रही थी, तो उसने वहां नीले पत्थर की एक बहुत पतली पटिया देखी। अपनी पत्नी द्वारा नदी के किनारे घसीटे जाने पर मो जियुए अभी भी भ्रमित था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अभी भी चाहती थी कि वह उसकी मालिश करे, लेकिन आसपास इतने सारे लोगों के होते हुए उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसे कहीं और एकांत में ले आई। जैसे ही मो जियुए यह सोच रहा था कि इस बार वह निश्चित रूप से अपनी पत्नी की मालिश करने के लिए अधिक प्रयास करेगा, उसने देखा कि हे झिरन नदी के किनारे एक नीले पत्थर की स्लैब की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है, आइए इस स्लैब को धोने के लिए नदी में ले जाएं, फिर इसका उपयोग मांस को सुखाने के लिए करें। स्लैब धो ले। झटकेदार मांस। एक पल के लिए मो जियुए के विचार टिक नहीं सके। यह देखकर कि झिरन पहले ही स्लैब के एक तरफ को उठाने के लिए आगे बढ़ चुका था, मो जियुए को अंततः समझ में आ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही झिरन को एक तरफ खींच लिया, फिर अपनी ताकत लगाई और स्लैब को नदी के किनारे पर स्थानांतरित कर दिया। उसने झिरन ने कुछ कठोर घास उखाड़ी और नीले पत्थर की स्लैब को रगड़ते हुए चतुराई से नदी के किनारे बैठ गया। कोई विकल्प नहीं था, उन्हें इस विशेष अवधि में काम करना था। मो जियुए ने उसके उदाहरण का अनुसरण करते हुए साफ करने में मदद की। बहुत पहले दोनों ने ब्लूस्टोन स्लैब को साफ कर दिया था और उन्हें मौके पर ही खड़ा कर दिया था। इस समय तक भेड़िए के मांस का पहला बैच लगभग तैयार हो चुका था। उसने झिरन ने ब्लूस्टोन स्लैब पर कुछ तेल लगाया और शीर्ष पर भेड़िए के मांस को बड़े करीने से व्यवस्थित किया। मो जियुए एक तरफ बैठकर स्लैब के नीचे जलाऊ लकड़ी जोड़ रहा था।
पति पत्नी एक साथ सहजता से काम करते थे। कुछ ही देर में मनमोहक सुगंध हवा में बहने लगी, जिससे हर किसी के मुंह में पानी आ गया। पेंग वांग उसकी नाक के पीछे दौड़ता हुआ आया। उसने झिरन ने भुने हुए सूखे भेड़िए के मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे दे दिया। मास्टर पेंग, इसे आजमाएं और मुझे बताएं कि क्या सूखा मांस जिसका स्वाद इतना अच्छा है, उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। पेंग वांग सूखे मांस को अपने मुंह में डालने के लिए इंतजार नहीं कर सका और उसे ध्यान से चबाया। कोमल और स्वादिष्ट समृद्ध भेड़िया स्वाद, यह पहली बार है जब मैंने इतना चबाया हुआ मांस खाया है। यह एक दुर्लभ व्यंजन है। यह पेंग वांग का हार्दिक मूल्यांकन था। वह झिरन खुश था कि सूखे मांस के पहले बैच को मंजूरी दे दी गई थी। उसने खुशी से एक टुकड़ा उठाया और मो जियुए के मुंह में डाल दिया। पतिदेव, आप भी प्रयास करें। एक अनजाने कदम में उसकी उंगलियों ने धीरे से मो जियुए के होठों को छुआ। मो जियुए थोड़ा कांप उठा, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन आधी तेज हो गई है। अनजाने में उसने उस स्थान को छू लिया जिसे झिरन ने ब्रश किया था। न जाने क्यों उसे अचानक खुशी महसूस हुई। अजीबता को छिपाने के लिए मो जियुए ने सूखे मांस को गंभीरता से चबाया। जल्द ही हे झिरन की मधुर आवाज उसके कानों में फिर से गूंज उठी। पति, क्या सूखा मांस स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत स्वादिष्ट। इस समय मो जियुए का ध्यान सूखे मांस पर बिल्कुल भी नहीं था। वह पेंग वांग की तरह इसका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने में असमर्थ था। लेकिन यह सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। उन्होंने झिरन ने मो जियुए की अभिव्यक्ति को नहीं देखा। उसने सोचा कि उसका सरल उत्तर सिर्फ उसका ठंडा व्यक्तित्व था और उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने पेंग वांग की ओर फिर से देखा। मास्टर पेंग, क्या आपको अब भी लगता है कि यह बेकार भेड़िए का मांस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सूखे मांस की शहर में अच्छी कीमत जरूर मिलेगी। ऐसा लग रहा था कि पेंग वांग को पहले से ही उस पर अनगिनत सिक्कों की बारिश होती दिख रही थी। अच्छा, चलो इसी तरह भेड़िए के सारे मांस को सुखाकर सूखा मांस बना लें और इसे बेचने के लिए शहर में ले जाएं। इसके अलावा जब धूप अच्छी हो तो भेड़िए की खाल को भी सुखा लें। अगर ठीक से संभाला जाए तो मुझे लगता है कि हम उन्हें कुछ अतिरिक्त चांदी के लिए बेच सकते हैं। हे झिरन को ज्ञानपूर्ण ढंग से बोलते हुए सुनकर पेंग वांग ने उसकी और भी अधिक प्रशंसा की। वह वास्तव में नहीं जानता था कि इस महिला ने इतने सारे विचारों को अपने छोटे से दिमाग में कितना भर दिया है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। पेंग वांग जाने के बजाय यहीं रुका रहा। इस स्वादिष्ट सूखे मांस से पहले उसे अपना पेट भरना था। आखिरकार वहां भेड़िए का इतना मांस था, उसे थोड़ा सा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही पेंग वांग ने खाया, उसे कुछ याद आने लगा। वह मुड़ा और भाग गया। जल्द ही वह शराब का एक लौकी हाथ में लेते हुए वापस लौटा। उसने शराब खोल दी, लेकिन खुद पीने के बजाय उसने इसे मो जियुए को दे दिया। शराब के बिना आप इतना स्वादिष्ट सूखा मांस कैसे खा सकते हैं? पहले आप पिए। सेना में मो जियुए अक्सर अधिकारियों और सैनिकों के साथ बड़े पैमाने पर मांस खाते थे और शराब पीते थे। उस भावना को याद करते हुए उसने मना नहीं किया, बल्कि वाइन लौकी स्वीकार कर ली। बस एक घूंट लेने ही वाला था कि हे झिरन ने उसे रोक दिया। आप अभी भी घायल हैं, शराब नहीं। उसके शब्दों पर मो जियुए का हाथ हवा में ही जम गया और उसने अभी भी वाइन लौकी को पकड़ रखा था। लेकिन जल्द ही उसने वाइन लौकी को पेंग वांग को लौटा दिया। मेरी पत्नी सही कह रही है, मैं घायल हूं और मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए। पेंग वांग ने कुछ मनोरंजन के साथ उनकी ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से चिढ़ाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे प्रतिष्ठित ड्यूक अपनी पत्नी से इतना डरेंगे। बेशक मो जियुए को पता था कि पेंग वांग मजाक कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने गंभीरता से कहा, अपने शब्दों से सावधान रहें, सर। मैं अब सिर्फ एक निर्वासित अपराधी हूं, अब कोई ड्यूक नहीं। पेंग वांग को भी एहसास हुआ कि उनके शब्द अविवेकपूर्ण थे। उस स्थिति में मैं आपको ड्यूक नहीं कहूंगा और आपको मुझे सर कहने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो बस मुझे ब्रदर पेंग कहकर बुलाएं। मो जियुए उधम मचाने वाले नहीं थे और उन्हें पेंग वांग का किरदार काफी पसंद आया। भाई पेंग। पेंग वांग ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और जोर से ठहाका लगाया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, अब से आप मेरे भाई मो हैं और लेडी वह मेरी भाभी है। गार्डों के कप्तान के साथ घनिष्ठ संबंध होने की वह कुछ उम्मीद कर रहा था। उसने सूखे मांस को और भी अधिक उत्साह से भून लिया। आकर्षक सुगंध के बाद भाभी और मो हेंग्यू भी जल्द ही आ गए। उन्होंने झिरन ने उन्हें सूखे मांस को चखने के लिए आमंत्रित किया। वे एक स्वाद के बाद खाना बंद नहीं कर सकते थे। यह इतना स्वादिष्ट था, न केवल निर्वासन में, सड़क पर, यहाँ तक राजधानी में भी उन्होंने इतना स्वादिष्ट कुछ कभी नहीं खाया था। भाभियों को बुरा लगा कि वह झिरन इतनी मेहनत कर रहा है।
सूखे मांस को भूनने की उसकी तकनीक को ध्यान से सीखने के बाद उन्होंने उसकी जगह ले ली। वह झिरन आलस्य से फैला, फिर बाकी सभी के लिए कुछ भुना हुआ सूखा मांस लाया। जिसने भी स्वादिष्ट सूखे मांस का स्वाद चखा, उसने उसकी प्रशंसा की। अपनी खुशी में हे झिरन ने आज के लिए सूखे मांस के असीमित राशन की घोषणा कर दी। रात होने तक सीमित उपकरणों के कारण केवल 1/3 मांस ही सूख पाया था। श्रीमती झाओ को चिंता थी कि अगर बहुत देर तक रखा गया तो भेड़िए का मांस खराब हो जाएगा, और उन्होंने स्वेच्छा से अपनी महिलाओं को रात भर काम करने के लिए कहा। मालकिन जी ने यह भी कहा कि फैंग परिवार कल सुबह आराम करेगा और वे काम करना जारी रखेंगे। इस दर पर सारा मांस कल रात तक सुखाया जा सकता है। इस मौसम में मौसम उमस भरा था। भेड़िए के मांस को खराब होने से बचाने के लिए हे झिरन ने लोगों को इसे नदी के किनारे ले जाने के लिए प्रेरित किया। वहां का तापमान अपेक्षाकृत कम था, संरक्षण के लिए बेहतर था। एक व्यस्त दिन के बाद वे अंततः आराम कर सके। नहाने के बाद वह जीरन तंबू में लौट आया। मो जियुए ने सावधानी से कहा, जल्दी आराम करो, तुमने आज सबसे ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने झिरन को सोचा कि मो जियुए कुछ और कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। चूंकि उसने इसे नहीं उठाया, इसलिए वह ऐसा करेगी। लिस शायद कल राजधानी पहुंच जाएगी। मम्मा, जब वे राजधानी पहुंचेंगे तो झोपड़ी में मरने वाले की खबर मेरे दुश्मनों तक तुरंत पहुंच जाएगी। मो जियुए का लहजा बेहद उदासीन था, जैसे इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। वह झिरन को उसका रवैया समझ में नहीं आया। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि वे हमारे पीछे फिर से किसी को भेज देंगे? यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम रोक सकते हैं। यदि वह पूरे दिन हे झिरन के साथ व्यस्त नहीं होता, तो मो जियुए ने संभवतः पूरा दिन इस मुद्दे पर विचार करते हुए बिताया होता। लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह भी इस पर परेशान हो, यही कारण है कि उसने जानबूझकर इतना उदासीन व्यवहार किया। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इस तरह की चीजों के साथ वे केवल निष्क्रिय रूप से मार खा सकते थे और जब संभव हो तो जवाबी कार्रवाई कर सकते थे। आक्रमण की पहल करना इतना आसान नहीं होगा। वे सरगना को पकड़ भी नहीं सके। ली राउर की मृत्यु के साथ दुश्मनों के दोबारा हमले के बारे में चिंता करने से पहले पूरे 2 दिनों के लिए शांति लौट आई थी। लेकिन वह झिरन कभी भी ऐसी चीजों से नहीं डरता था। बस कुछ अदृश्य परेशानियां उन्हें आने दो। इसके अलावा मो जियुए ने जो कहा वह भी समझ में आता है। जब वे बेनकाब हुए तो दुश्मन छिप रहा था, इसलिए हमलों को रोकना वास्तव में मुश्किल था। वे बस इतना ही कर सकते थे कि हर समय सतर्क रहें और परिवर्तनों के अनुसार खुद को ढालें। मो जियुए को आत्मरक्षा के लिए और अधिक उपकरण देने के लिए हे झिरन ने भेड़िया झुंड को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए मिनी आस्तीन तीर वापस नहीं लिए। इसके बजाय उसने उसके लिए तीरों का एक और सेट खरीदा। यह आपके लिए है। महत्वपूर्ण क्षणों में यह काम आ सकता है। आस्तीन के तीर मिलने के बाद से मो जियुए को इस उत्तम छोटे हथियार से गहरा लगाव हो गया था। उसने हे झिरन को गहराई से देखा। धन्यवाद। यह चीज अब मो जियुए के लिए बस एक जीवन रक्षक थी। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या मुसीबतें आ सकती हैं। हाथ में हथियार होने से कम उसे कुछ समय के लिए सामना करने की अनुमति मिल जाएगी। वह झिरन को चिंता थी कि मो जियुए उसके छोटे आस्तीन वाले तीरों की उत्पत्ति के बारे में पूछेगा। विषय से बचने के लिए वह उसकी ओर पीठ करके करवट ले बैठी। मैं थक गया हूं, चलो जल्दी आराम करें। मो जियुए के मन में ऐसे प्रश्न तो थे, लेकिन उनमें इसकी तह तक जाने की ललक नहीं थी। आखिरकार यह पहली बार नहीं था जब उसने हे झिरन को इतने उन्नत हथियारों का उपयोग करते देखा था। वह झिरन सचमुच थक गया था। उसने मूल रूप से ऑनलाइन स्टोर में बिक्री की जांच करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह अब अचानक उनींदापन का विरोध नहीं कर सकी और उसे सपनों के देवता के दर्शन करने की अपने शरीर की इच्छा को सुनना पड़ा। निश्चित रूप से, जैसा कि अपेक्षित था, अगले दिन रात होने से पहले महिलाओं की कड़ी मेहनत से सभी भेड़ियों को भून दिया गया। पेंग वांग ने तुरंत सभी के खाने के लिए कुछ छोड़ने और बाकी को कल सुबह पैसे के बदले पास के शहर में ले जाने का फैसला किया। वह झिरन सोच रहा था कि बाद में वह पेंग वांग के साथ चर्चा करेगी और अधिक आपूर्ति खरीदने के लिए कल भी उसके साथ शहर जाने की अनुमति मांगेगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाती, पेंग वांग ने वहां आने की पहल की। दीदी, यदि आप और भाई मो कल शहर जाने के लिए इच्छुक हो तो आप साथ आ सकते हैं। वह जानता था कि हे झिरन के परिवार ने उसे विदा करते समय काफी चांदी दी थी। हाथ में चांदी होने पर अधिक आपूर्ति खरीदना समझ में आता था। जरूर, मैं कल आपके साथ जाऊंगा और वापस लाने के लिए कुछ सामान खरीदूंगा, हे झिरन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह इसकी आशा कर रही थी और अब यह बिना मांगे ही सीधे उसकी झोली में आ गिरा।
मो जियुए भी हे झिरन के साथ शहर में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि बीजिंग के हत्यारे हमला करने के लिए इस क्षण को चुन सकते हैं और घर पर रक्षाहीन महिलाएं खतरे में पड़ जाएंगी। मुझे अभी भी चोटें हैं, इसलिए मैं साथ नहीं जाऊंगा। पेंग वांग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मान लिया कि मो जियुए सच कह रहे थे। तो यह तय हो गया है। शहर काफी दूर है। हम कल सुबह होने से पहले निकल पड़ेंगे। तंबू में लेटे हुए पेंग वांग को विदा करने के बाद हे झिरन ने अपनी चेतना के साथ उसके स्थान में प्रवेश किया। वो स्टो की बिक्री के आंकड़े जांचना चाहती थी। 2 दिन पहले ही हो चुके थे। अब तो कुछ मुनाफा होना चाहिए ना। इस विचार के साथ उसने झिरन ने अपने फोन की स्क्रीन को टैप किया। उसने देखा कि स्टो का सारा सामान बिक चुका था और उसके खाते में 4.25 मिलियन युआन जमा हो गए थे। यह सुखद आश्चर्य इतना अचानक आया कि वह कुछ हद तक अभिभूत हो गई। यह सत्यापित करने के लिए कि यह कोई सपना नहीं था, झिरन ने अवचेतन रूप से अपने पैर पर चुटकी काट ली। दर्द ने उसे याद दिलाया कि यह सब वास्तविक था। उसने सोचा था कि इतनी महंगी प्राचीन वस्तुओं के साथ 1 वर्ष में कुछ वस्तुओं को बेचना अच्छा होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि केवल 2 दिनों में सभी 19 वस्तुएं बिक गईं। झिरन ने माल की बिक्री के समय की जांच करने के इरादे से उत्सुकता से रिकॉर्ड पर क्लिक किया। जैसा कि बाद में पता चला, स्टो की सभी वस्तुएं लिटिल कलेक्टर नाम के किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई थी, जिसमें शुरुआती दिन बेची गई पहली चांदी की हेयरपिन भी शामिल थी। इससे एक बात स्पष्ट हो गई, पहले दिन लिटिल कलेक्टर ने माल की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए सबसे कम कीमत वाली चांदी की हेयरपिन खरीदी। यह पुष्टि करने के बाद कि सिल्वर हेयरपिन वास्तव में एक प्राचीन वस्तु थी, लिटिल कलेक्टर ने बाकी को खरीदने में भारी निवेश करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, लिटिल कलेक्टर ने सभी बेचे गए माल के लिए समीक्षाएं छोड़ दी। सामग्री ज्यादातर यह थी कि कीमतें कम थी और आइटम निश्चित रूप से वास्तविक थे, यहां तक विक्रेता से और नई इन्वेंट्री जोड़ने के लिए भी कहा गया था। इससे हे झिरन बहुत आभारी हो गया। उसकी दुकान अभी अभी खुली थी और ऐसी समीक्षाएं संभावित नए ग्राहकों के लिए उपयोगी संदर्भ थी। हे झिरन के लिए 4 मिलियन से अधिक कोई छोटी रकम नहीं थी। हालांकि वह अभी तक नहीं जानती थी कि इस पैसे को कैसे खर्च किया जाए, फिर भी बहुत अधिक पैसे होने की शिकायत कौन करेगा। इसके अलावा उसके स्थान में शाही खजाने से ली गई कई वस्तुएं थीं। हालांकि वे मूल्यवान लग रहे थे, हे झिरन के लिए वे बस जगह घेर रहे थे। साधारण वस्तुएं अभी भी ठीक थी, वह उन्हें चांदी के बदले गिरवी की दुकान में ले जा सकती थी और हाथ में ठोस नकदी रख सकती थी। हालांकि ये सभी वस्तुएं शाही खजाने से आती थीं। बस उन्हें दिखाने से निश्चित रूप से लोगों को उसकी और मो जियुए की जांच करने के लिए सुराग मिल जाएगा, वह अंततः एक अद्भुत विजय होगी। अब चीजें बिल्कुल सही थी, वह इत्मीनान से बिना किसी जोखिम के ताओबाओ मॉल पर बिक्री के लिए इन प्राचीन वस्तुओं को सूचीबद्ध कर सकती थी। इससे न केवल उसके चिकित्सा कक्ष में कुछ जगह खाली हो जाएगी, बल्कि उसे अच्छी खासी आय भी प्राप्त होगी। हालांकि उसे फिलहाल इस पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी लंबा था और कौन जानता था कि उसे ऐसी जरूरतें कब पड़ेंगी। अगर उसे वास्तव में पैसे की जरूरत नहीं है, तो वह जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इसे दान में देने का एक तरीका भी ढूंढ सकती है। संक्षेप में, सफल व्यापारिक बिक्री हे झिरन के लिए बहुत अच्छी बात थी, चाहे वह इसे कैसे भी देखती हो। वह झिरन अभी भी लोहा गर्म होने पर भी प्रहार करने के सिद्धांत को समझता था। उसने अपने दिमाग का उपयोग करके अपने स्थान से दर्जनों और वस्तुओं का चयन किया, तस्वीरें ली, उनकी कीमत तय की और उन्हें मॉल में अपलोड किया। नवोदित महिला टाइकून जिसके पास अब 4 मिलियन युआन से अधिक है, आखिरकार 3 दिनों के बाद संतुष्ट होकर सो गई। अगले दिन भोर होने से पहले ही हे झिरन वादे के अनुसार उठ गया और पेंग वांग और एक अन्य अधिकारी के साथ शहर के लिए निकल गया। झटकेदार बनने के बाद भेड़िए का मांस ज्यादा जगह नहीं लेता था। लकड़ी की गाड़ी पर एक छोटे पहाड़ की तरह ऊंचे ढेर में जो कुछ भी देखा जा सकता था वह भेड़ियों की खालें थीं। भेड़ियों की खालों का ढेर इतना ऊंचा लगा दिया गया था कि गाड़ी को धकेलने वाले अधिकारी को सड़क भी दिखाई नहीं दे रही थी। पेंग वांग के पास नेतृत्व करने के लिए आगे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यात्रा में आसानी के लिए पेंग वांग और अधिकारी ने कहीं से कुछ साधारण किसान कपड़े ढूंढे और उन्हें पहन लिया। दूर से देखने पर वे तीनों बिल्कुल सामान्य देहाती शिकारियों की तरह लग रहे थे जो अपना शिकार बेचने के लिए शहर जा रहे थे। अंततः सुबह के थोड़ी देर बाद चेन के समय पर वे पिंगयुआन काउंटी पहुंचे। शायद इसकी बड़ी आबादी के कारण यह यूनलाई काउंटी की तुलना में थोड़ा अधिक जीवंत दिखता था। इस यात्रा का महत्वपूर्ण उद्देश्य भेड़िए की खाल और जर्की को बेचना था। पेंग वांग उन्हें सीधे यहाँ की एकमात्र फर की दुकान तक ले गए।
भेड़िए की खाल की जांच करने के बाद दुकानदार ने वास्तव में प्रति खाल 1 टन चांदी की पेशकश की, जैसा कि पेंग वांग ने कहा था। जैसे ही पेंग वांग आसानी से सहमत होने वाला था, हे झिरन आगे बढ़ गया। दुकानदार, इन खालों को संसाधित और सुखाया गया है। आप लाए गए पूरे भेड़ियों के लिए समान कीमत कैसे दे सकते हैं? दुकानदार ने देखा कि वक्ता एक युवा महिला थी और उसने उसकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। छोटी महिला व्यवसाय को नहीं समझती है। इस सीजन में खाल की कीमत सबसे कम है। मैं प्रति खाल 1 टन चांदी की पेशकश कर रहा हूं क्योंकि उन्हें संसाधित किया गया है। यह सुनकर हे झिरन ने शांति से पूछा, तो दुकानदार के शब्दों में खाल की कीमत कब अधिक होती है? टी झिरन ने पेंग वांग की ओर देखा। भाई पेंग, वैसे भी ये खालें सर्दी आने तक खराब नहीं होंगी, इसलिए सर्दी आने पर हम इन्हें बेच भी सकते हैं। पेंग वांग अपने उत्तर में बहुत सहयोगी थे। ठीक है, मेरी छोटी बहन जो भी कहे। बोलते बोलते उसने क्लर्कों को अपने साथ चले जाने का इशारा किया। यह देखकर कि सौदा हाथ से निकलने वाला था, दुकानदार ने तुरंत मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाकर उनका रास्ता रोक लिया। सज्जनों, जाने में जल्दबाजी न करें। आइए इस पर आगे चर्चा करें। चर्चा करने के लिए और कुछ नहीं है। हमने इतनी सारी भेड़ियों की खाल पाने के लिए कड़ी मेहनत की है, निश्चित रूप से हम उन्हें बेचने के लिए इंतजार करेंगे जब कीमतें सबसे ज्यादा होंगी। जैसे ही पेंग वांग ने देखा कि दुकानदार उन्हें रोकने के लिए आ रहा है, वह अंदर से खुश था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा दिखावा किया कि वह जाना चाहता है। चिंतित दुकानदार सीधे चिल्लाया, यह कैसा रहेगा? मैं प्रति त्वचा 100 वेन अतिरिक्त भुगतान करूंगा। यह पहले से ही बहुत अधिक है। उसने झिरन ने अपना सिर घुमाया और दुकानदार की ओर अपनी हथेली बढ़ा दी। अतिरिक्त 500 वेन का भुगतान करें और आपके पास एक सौदा है। 500 वेन बहुत ज्यादा है। सर्दियों में भी भेड़िए के फर की कीमत इतनी अधिक नहीं है। दुकानदार लगभग रो रहा था। अतिरिक्त 500 वेन के साथ उसका मुनाफा आधा हो जाएगा। फिर इसे भूल जाओ। हम वैसे भी कुछ दिनों में राजधानी जा रहे हैं और वहां निश्चित रूप से उनके लिए अच्छी कीमत मिल सकती है, हे झिरन ने कहा और जाने के लिए तैयार हो गया। अब दुकानदार सचमुच चिंतित था। ठीक है, प्रति त्वचा 1.5 टन चांदी। मैं भेड़िए का सारा फर खरीद लूंगा। हालांकि उसका लाभ मार्जिन कम हो गया था, फिर भी यह कोई लाभ न कमाने से बेहतर था। पेंग वांग इस बात से प्रभावित हुए कि हे झिरन ने केवल कुछ वाक्यों के साथ अतिरिक्त 25 टन चांदी की कीमत पर बातचीत की थी। उसने चुपके से उसे एक अंगूठा ऊपर कर दिया। भेड़िए की खाल को तुरंत लकड़ी की गाड़ी से उतार दिया गया, जिससे कई बड़े लोहे के बर्तनों में पैक किया हुआ सूखा भेड़िया मांस प्रकट हुआ। उत्सुकतावश दुकानदार ने पूछा, भाइयों, यह क्या है? अतिरिक्त पैसे कमाने के बाद पेंग वांग अच्छे मूड में थे और उन्होंने उदारतापूर्वक सूखे मांस का एक टुकड़ा उन्हें सौंप दिया। बॉस, चखें, यह सूखा हुआ भेड़िए का मांस है। सूखा भेड़िए का मांस। दुकानदार कई वर्षों से व्यवसाय में था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने ऐसी बात सुनी थी। उसने पेंग वांग से सूखा मांस लिया और सावधानी से एक टुकड़ा काट लिया। और वह पहली बार खाने के बाद खाना बंद नहीं कर सका। जितना अधिक आप चबाएंगे उतना ही स्वादिष्ट, चबाने योग्य और अधिक सुगंधित। यहाँ रास्ते में हे झिरन ने सुझाव दिया था कि इतने सूखे मांस के साथ उनके लिए इसे बाजार में थोड़ा थोड़ा करके खुदरा करना असंभव होगा। सबसे अच्छा होगा कि कोई चायखाना या रेस्तरां ढूंढे और उनसे पूरा बैच खरीदने के लिए बातचीत करें। इसलिए भले ही फर की दुकान के दुकानदार ने लगातार इसकी प्रशंसा की कि यह कितना स्वादिष्ट था, उनका उसे कुछ बेचने का कोई इरादा नहीं था। यह देखकर कि उसे यह कितना पसंद आया, पेंग वांग ने उदारतापूर्वक उसे कुछ और टुकड़े दिए। चांदी प्राप्त करने के बाद पेंग वांग अपने लोगों के साथ जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, दुकानदार ने उसे बाहर निकाल दिया। सज्जनों, कृपया प्रतीक्षा करें। पेंग वांग ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ और। दुकानदार कान से कान तक मुस्कुराते हुए उनके पास आया। भाइयों, क्या यह सूखा हुआ भेड़िए का मांस बिक्री के लिए हो सकता है? पेंग वांग ने उत्तर दिया, बेशक यह बिक्री के लिए है, लेकिन हम इसे छोटी मात्रा में नहीं बेचेंगे। उसने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि लगभग 30 साल का एक आदमी, जो रेशम की जरी से बनी पोशाक पहने हुए था, दुकान से बाहर निकला। वह आदमी पंखा हिला रहा था, यह विश्वास करते हुए कि उसके पास आने पर उसका आचरण सुंदर था। कोई मेरा अयोग्य नाम है। 3 दिनों में मैं एक काव्य सभा की मेजबानी करूंगा, जहां आसपास के काउंटी के विद्वान सज्जन उपस्थित होंगे। मैंने इस सूखे भेड़िए के मांस को देखा और सोचा कि यह एक बढ़िया नाश्ता बन जाएगा। यदि संभव हो तो मैं कुछ खरीदना चाहूंगा। व्यवसाय की इस संभावना को देखते हुए पेंग वांग ने सहज रूप से हे झिरन की ओर देखा। झिरन को पहले से ही पता था कि सूखे भेड़िए के मांस की मांग होगी।
मास्टर कुई, हम अपना मांस कम मात्रा में नहीं बेचते हैं। यदि आप पूरा बैच खरीदेंगे तो हम मूल्य निर्धारण पर चर्चा कर सकते हैं, उसने कहा। जवाब देने से पहले मास्टर कुई ने सबसे पहले गाड़ी पर सूखे मांस की मात्रा पर नजर डाली। कोई समस्या नहीं। यह सुनकर जीरन ने भी संकोच नहीं किया और सीधे उसकी कीमत बताई। इस सभी सूखे मांस के लिए 300 वेन प्रति जिन। 300 वेन प्रति जिन। युवा महिला, आप व्यवहारिक रूप से हमें लूट रही हैं। दुकानदार को लगा कि कीमत अविश्वसनीय है। सिर्फ दुकानदार ही नहीं, यहां तक पेंग वांग भी यह बात सुनकर कुछ हद तक हैरान रह गए। यदि मांस इतना स्वादिष्ट न होता, भले ही वे इस भेड़िए के मांस को ठीक से तैयार करके बाजार में लाते, तो शायद उन्हें इसके लिए अधिक पैसे नहीं मिलते। इस लड़की ने सीधे 300 वेन के साथ ओपनिंग की थी। हे झिरन की कीमत में बातचीत के लिए कुछ जगह थी। स्वाभाविक रूप से यह एक निश्चित मूल्य की बिक्री नहीं होगी और दूसरी पार्टी निश्चित रूप से मोलभाव करेगी, लेकिन वह रियायतें देने की पहल कतई नहीं करेगी। उन्होंने कहा, सूखे मांस का एक जिन बनाने में भेड़िए के मांस के 5 जिन लगते हैं। इन भेड़ियों का शिकार मेरे परिवार ने अपनी जान जोखिम में डालकर किया था और इन्हें प्रसंस्करण के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। मुझे लगता है कि यह कीमत बहुत उचित है। भले ही एक जिन सूखे मांस के लिए 5 जिन भेड़िए का मांस हो, फिर भी यह प्रति जिन 300 वेन के लायक नहीं है। दुकानदार ने प्रतिवाद किया। मास्टर कुई ने सहमति व्यक्त की। वास्तव में 300 वेन प्रति जिन बहुत महंगा है। उन दोनों को यह सोचते हुए कि कीमत बहुत अधिक थी, पेंग वांग ने अनुमान लगाया कि यह सौदा संभवतः गलत हो रहा था। चिंता के एक क्षण में उसने चुपचाप हे जीरन को धक्का दिया और अपनी आंखों से उसे कीमत कम करने का इशारा किया। लेकिन हे झिरन ने पेंग वांग को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय दुकानदार और मास्टर कुई को संबोधित किया। मुझे लगता है कि आप दोनों ने मांस खाया और स्वाद संतोषजनक पाया, यही कारण है कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं। यह देखते हुए कि किसी भी पक्ष ने खंडन नहीं किया, हे झिरन ने जारी रखा, सूखा मांस बनाने की विधि हमारे परिवार में प्रचलित एक गुप्त नुस्खा है। मेरा मानना है कि आप इतना स्वादिष्ट मांस कहीं और नहीं खरीद सकते। मास्टर कुई, चूंकि आप एक काव्य सभा की मेजबानी कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि उपस्थित लोग प्रमुख और प्रभावशाली लोग होंगे। जब आप कार्यक्रम में उन्हें यह अनोखा सूखा मांस परोसेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका अप्रत्याशित प्रभाव होगा। हे झिरन के शब्दों ने वास्तव में मास्टर कुई के दिल पर प्रहार किया था। कई बार झिझकने के बाद आखिरकार उन्होंने कहा, प्रति जिन 200 वेन। मैं पूरा बैच लूंगा। हे झिरन के अनुमान में मांस के लिए सबसे कम स्वीकार्य कीमत 150 वेन प्रति जिन थी। 200 वेन की पेशकश सुनकर वह पहले से ही अंदर से खुश हो गई थी। हालांकि उसकी खुशी को धोखा न देने के लिए वह झिरन थोड़ी देर के लिए झिझका। प्रतीत होता है कि वह विवादित था। उसकी अनिश्चितता देखकर मास्टर कुई फिर बोले, मैं प्रति जिन 20 वेन और जोड़ूंगा, लेकिन मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता। हे झिरन ने अनिर्णय का भाव दिखाया और पेंग वांग की ओर ऐसे मुड़ा मानो अपना निर्णय लेने में असमर्थ हो। बड़े भाई पेंग, क्या हम इस कीमत पर सहमत हो सकते हैं? पेंग वांग ने बहुत सहयोगात्मक ढंग से काम किया और दर्द भरी अभिव्यक्ति करते हुए कहा, प्रति जिन 220 वेन तब होता है यदि यह हमारा सूखा मांस बेचता है, तो हम इतनी जल्दी घर लौट सकते हैं। तभी हे झिरन ने अनिच्छा से मास्टर कुई की ओर देखा। चूंकि मेरा बड़ा भाई सहमत हो गया है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है। यह 220 वेन प्रति जिन का सौदा है। दुकानदार ने मांस का वजन करने के लिए सहायकों को बुलाया। कुल 168 जिन सूखे भेड़िए का मांस था, जिसकी कीमत 36 टेल्स और 980 वेन थी। मास्टर कुई ने सीधे हे झिरन को 40 टन चांदी दी। पेंग वांग के लिए इन अवांछित भेड़ियों के अंगों को 40 टन में बेचने में सक्षम होना जमीन पर मुफ्त पैसा खोजने जैसा था। फर की दुकान छोड़ने के बाद पेंग वांग ने हे झिरन को एक और अंगूठा दिया। बहन, मैं आज सचमुच आश्वस्त हूं। यदि आप नहीं होती, तो मैं इन 50 भेड़ियों को केवल 50 टेल्स में ही बेच सकता था। लेकिन अब आपका धन्यवाद, मुझे दोगुनी से भी अधिक कीमत मिली है। वास्तव में वह झिरन व्यवसाय करने के बारे में बहुत अधिक जानकार नहीं था। वह केवल डुओ हुओ यीशी की विशेषज्ञता से लाभ उठा रही थी और सौदेबाजी के बारे में कुछ बुनियादी बातें समझ रही थी। पेंग वांग द्वारा एक मूर्ति की तरह प्रशंसा किए जाने पर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बिग ब्रदर पेंग, कृपया मेरी बहुत अधिक चापलूसी न करें। मैं बस भाग्यशाली था। दीदी, विनम्र मत बनो। मैं हल्के में तारीफ नहीं करता। जैसे ही वह बोला, पेंग वांग ने आकाश की ओर देखा। हम इतने लंबे समय से सड़क पर हैं और अब तक भूखे भी होंगे। आइए पहले अपना पेट भरने के लिए जगह ढूंढें, फिर मैं सामान खरीदने के लिए आपके साथ चलूंगा।
तीनों खाने के लिए जगह की तलाश में टहल रहे थे। अचानक एक आदमी उनके सामने एक किताब की दुकान से उड़ता हुआ आया, उसका शरीर जोर से जमीन पर पटक रहा था। फिर विद्वानों की पोशाक पहने कई युवक किताबों की दुकान से बाहर निकले। फे नान्यू, तुम बेचारे शैतान, तुम्हारी खुद को विद्वान कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने तुम्हें दोबारा किताबों की दुकान पर आते देखा तो मैं तुम्हें हर बार पीटूंगा। फे नान्यू। यह नाम सुनकर जिरेन को तुरंत किसी का ख्याल आया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कहा गया है कि नान क्यूई की मृत्यु के बाद फी नान्यू ने सिंहासन पर कब्जा करने की साजिश रचने से पहले 6 साल तक अदालत में काम किया। फेई उपनाम दुर्लभ था और किसी के लिए अपने नाम में शाही उपनाम का उपयोग करने की हिम्मत करना, भले ही अक्षर अलग अलग हो, सामान्य लोग आमतौर पर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसलिए वह यह निर्धारित कर सकती थी कि उससे पहले का व्यक्ति डेक्सिंग राजवंश का प्रसिद्ध संस्थापक सम्राट था, फी नान्यू। थे जिरेन को फी नान्यू के अतीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह इस बारे में अस्पष्ट थी कि उसके सम्राट बनने से पहले क्या हुआ था। भविष्य के संस्थापक सम्राट को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर हे जिरेन की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि फी नान्यू के लिए भले ही वे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें दुश्मन नहीं बनना चाहिए। यदि ऐतिहासिक रिकॉर्ड सही थे तो मो जियुए की निर्वासन के तीसरे दिन मृत्यु हो गई। मौत का सटीक कारण हमेशा एक रहस्य रहा है। अब जब वह यहाँ आई थी तो पहले ही दिन उसने सम्राट शुनवु द्वारा 100 बार गंभीर रूप से बेत खाने के कारण मो जियुए की किस्मत पहले ही बदल दी थी। और अब मो जियुए को राजधानी से निर्वासित हुए 3 दिन से अधिक समय बीत चुका था, फिर भी वह जीवित रहा और सक्रिय रहा। इससे पता चला कि वह पहले ही 2 बार मो जियुए की किस्मत बदल चुकी थी। मो परिवार के दुश्मन शाही परिवार थे। बदला लेने के लिए वे अनिवार्य रूप से शाही परिवार के विरोध में खड़े होंगे। भविष्य में फेई नान्यू दा शुन राजवंश का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। एक कहावत थी, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। इसलिए हे जिरेन ने फी नान्यू से दोस्ती करने के इस अवसर को बहुत महत्व दिया। इस समय फी नान्यू बहुत दुखी लग रही थी। उसकी टूटी हुई नाक से खून बहता रहा। उसने जो मैले कुचैले कपड़े पहने थे उन पर भी खून के निशान लगे हुए थे। उसने अपना हाथ उठाया और बैठने के लिए संघर्ष करते हुए लापरवाही से अपना चेहरा पोंछ लिया। तभी दोनों विद्वान उसे पीटना जारी रखने के लिए तिरस्कार पूर्वक आगे बढ़ चुके थे। उसी समय हे जिरेन को अपने पीछे ऊपर से एक निगाह उन्हें घूरती हुई महसूस हुई। उसने सहजता से अपना सिर पीछे कर लिया। उसके पीछे 2 मंजिला चाय का घर था। यदि वह गलत नहीं थी तो वह नजर दूसरी मंजिल से आई थी। तो उसने जिरेन ने दूसरी मंजिल की ओर देखा। उसने देखा कि खिड़की खुली थी, लेकिन उसकी नजर के सामने कोई नहीं था। आगे सोचने का समय नहीं होने के कारण यह देखते हुए कि फी नान्यू को एक और पिटाई का सामना करना पड़ा, वह जिरेन आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। मैं आप दोनों सज्जनों को सलाह देता हूं, जब तक संभव हो रुके। केवल एक वाक्य कहने के बाद हे जिरेन की तीव्र इंद्रियों के साथ उसने फिर से उस टकटकी को महसूस किया। लेकिन अब उसके लिए जांच करने का समय नहीं था। उन्होंने जिरेन ने विद्वानों को समान रूप से देखा। दोनों विद्वानों ने उनका रास्ता रोक रही महिला को देखा। उसके कपड़ों पर दाग लगे हुए थे और चेहरा गंदगी से भरा हुआ था। लंबे विद्वान ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यह कैसा भिखारी है, अपने काम से काम रखो और काम करो। वह जिरेन अभी भी अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था, उसकी बाहें उसकी छाती पर पार हो गई थी। अगर मैं हस्तक्षेप करने पर जोर दूं तो क्या होगा? तुम मौत मांग रहे हो। छोटे कद के विद्वान ने हे जिरेन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हुए कहा। चूंकि हे जिरेन ने पहले ही हस्तक्षेप करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह वापस लड़ने के लिए तैयार थी। जैसे ही वह जवाबी कार्रवाई करने वाली थी, पेंग वांग ने आगे बढ़कर छोटे कद के विद्वान के पेट में लात मार दी। वहीं गार्ड ने भी लंबे कद वाले स्कॉलर को मुक्का मारा। पेंग वांग को नहीं पता था कि वह जिरेन क्यों हस्तक्षेप करना चाहता था। हालांकि उसके बारे में उसकी समझ से वह कोई उतावला व्यक्ति नहीं थी और ऐसा करने के लिए उसके अपने कारण होंगे। इसलिए पेंग वांग ने बिना शर्त उसका समर्थन करने का फैसला किया। अपने बॉस को कार्रवाई करते देख गार्ड भी स्वाभाविक रूप से खुद को रोक नहीं सका। दोनों विद्वानों की पिटाई कर दी गई। अपने दर्द के निशानों को पकड़कर उन्होंने अपने विरोधियों को गुस्से से घूरा। अन्य विद्वानों ने भी उन्हें घेर लिया और समूह की ओर घूरने लगे। लेकिन किसी ने दूसरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। तुम भिखारियों में हिम्मत है सड़क पर लोगों को सरेआम पीटने की। वह जिरेन क्रोधित नहीं था, बल्कि हंसा। उसने अपने पीछे फी नान्यू की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम लोग भी खुलेआम सड़क पर किसी को पीट नहीं रहे थे? इसे कहते हैं अपनी दवा का स्वाद चखना। समझे?
विद्वानों की वेशभूषा से प्रतीत होता है कि वे संभवतः धनी परिवारों के बेटे थे जो अहंकारी होने के आदी थे। भले ही वह झिरन सच बोल रहा हो, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमें किसी को पीटते हुए किसने देखा? यह आप ही थे, जिन्होंने खुलेआम जनता के सामने विद्वानों को पीटा, फिर भी आप उल्टे आरोप लगा रहे हैं। पेंग वान का स्वभाव उग्र था। इस बात से चिंतित होकर कि इतने सारे विद्वान हे झिरन का फायदा उठाएंगे, वह आगे बढ़ा और कहा, हम तीनों ने व्यक्तिगत रूप से आप विद्वानों को सड़क पर किसी को पीटते हुए देखा है। यदि आप हम पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आइए अभी काउंटी मजिस्ट्रेट के निर्णय के लिए अधिकारियों के पास चलें। यह तो उसने पहले ही सोच लिया था। आखिरकार वे स्वयं 8वें दर्जे के आधिकारिक पद पर थे। सबसे खराब स्थिति में वह काउंटी कार्यालय में अपनी पहचान प्रकट कर सकता था, फिर भी वह कुछ अनपढ़ विद्वानों से कैसे डर सकता था? अधिकारियों से मिलने की बात सुनकर विद्वान तुरंत सहम गए। क्या होगा यदि काउंटी मजिस्ट्रेट ने वास्तव में फी नान्यू के लिए न्याय बरकरार रखा? टोनशेंग के रूप में उनकी कड़ी मेहनत से अर्जित स्थिति को रद्द किया जा सकता है। हमने किसी को नहीं पीटा, हम आपके साथ अधिकारियों के पास क्यों जाएं? तो अधिकारियों के पास मत जाओ, लेकिन तुम्हें अभी भी उसकी चिकित्सा फीस की भरपाई करनी होगी, यह एक सच्चाई है। यह इस समय हे झिरन का मुख्य लक्ष्य था। फेई नान्यू की पोशाक से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह वर्तमान में बेसहारा था। अब उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है पैसा। वह खुद पैसे दे सकती थी, लेकिन यह ऊपर से करना होगा, अन्यथा फी नान्यू के चतुर दिमाग से वह निश्चित रूप से सोचेगा कि उसके कुछ गलत उद्देश्य थे। यह सुनकर कि मामले को पैसे से सुलझाया जा सकता है और स्थिति को बढ़ने से बचाने के लिए विद्वान अनिच्छा से ही समझौता कर सकते थे। आपको कितना मुआवजा चाहिए? आप में से कुल मिलाकर 5 है। मुझे लगता है कि प्रति व्यक्ति 20 टेल्स बिल्कुल सही होने चाहिए। उसने झिरन ने शांति से कहा। क्या प्रत्येक में 20 टेल्स? फी नान्यू इसके लायक भी नहीं है। लघु विद्वान ने पहले उत्तर दिया। उस मामले में आइए अधिकारियों के पास जाएं और काउंटी मजिस्ट्रेट से यह तय करने के लिए कहें कि वह इसके लायक है या नहीं।